हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। माय नेम इज़ मनीषा बलहरा और आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे पार्ट 2 ऑफ द जून 2020 करंट अफेयर्स। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम पार्ट 2 ख़त्म करेंगे, जिससे कि हमारा जितना भी जून 2020 में करंट अफेयर्स रहे थे ऑफ इम्पॉर्टेंस, है ना। जैसे न्यूज़ तो बहुत आती हैं बट उनमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, मतलब बहुत कम चांसेस उन न्यूज़ में से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये वो न्यूज़ हैं बेसिकली जिसमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस मैक्सिमम परसेंटेज वाइज हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जून 2020 ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ में, जो कि है नगर वन स्कीम। ठीक है, देखो नाम से ही क्लियर है, इट इज़ अ नगर वन स्कीम, कि एक ऐसी स्कीम जिसमें हम लोग नगरों में, नगर मतलब बेसिकली अर्बन एरियाज़ में, और वन मतलब फॉरेस्ट, तो हम लोग अर्बन एरियाज़ में फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये नई स्कीम लेकर आए हैं। ठीक है, और ये हम लोग स्कीम क्यों लेकर आए हैं? बिकॉज अभी रिसेंटली हम लोगों ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया था जून 5 में, ऑफ द 5th ऑफ जून, जिसकी जो थीम वॉज ऑन द बायोडाइवर्सिटी। द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वॉज द बायोडाइवर्सिटी, और उसी को ही प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वी हैव लॉन्च्ड दिस अर्बन फॉरेस्ट्री स्कीम और नगर वन स्कीम। ठीक है, देखो जो भी थीम रहती है ना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में उसकी बहुत ज़्यादा ना चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2018 में द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, जो ये बताता है कि पूरे वर्ल्ड में जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। पहले तो पूरे वर्ल्ड में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, यही मेनली देखे जाते थे। बट अब रिसेंटली प्लास्टिक पोल्यूशन भी एक बहुत बड़े एक ट्रेजिडी के तौर पर उभर कर सामने आया है। तो इस वजह से ही जो भी थीम रहती है ना पूरे एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, इसका मतलब पूरा वर्ल्ड उस चीज़ से टैकल कर रहा है। तो इसीलिए जब बायोडाइवर्सिटी है इसकी थीम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की 2020 में, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको थोड़ा सा हैम्पर हो रहा है, उसको थोड़ा सा नेग्लेक्टेड फील हो रहा है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट मोर अर्बनाइजेशन, मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, है ना। तो उस वजह से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो रही है। ठीक है, और ये जो नगर वन स्कीम है, देखो बिल्कुल ये अप्रोप्रिएट स्कीम है, क्योंकि मेनली फॉर द अर्बनाइजेशन, फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, वी मेनली डू द डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि वी हैव मोर नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो उस पॉपुलेशन को सेटल करने के लिए, उसको बसाने के लिए हम लोगों को जंगलों को काटना पड़ता है, और ख़ास करके इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए और लोगों को बसाने के लिए डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी जो होगी किसी भी एरिया की, चाहे वो फ्लोरा है मतलब प्लांट है, और चाहे वो फौना है या फिर एनिमल्स हैं, दोनों ही तरीके की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम लोग उसको ख़त्म कर रहे हैं बेसिकली। तो हम लोग ख़त्म ना करें अर्बनाइजेशन के चलते हुए, इसीलिए अब जो फॉरेस्ट हैं वो आपके अर्बन एरियाज़ में भी लगाए जाएंगे, है ना। तो ये स्कीम बेसिकली आपकी उसी के लिए है कि जितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हम लोगों ने अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए किया है ना, उतना ही हम लोग थोड़ा बहुत कंपनसेट कर पाएँ बाय अगेन इनकलकेटिंग द नंबर ऑफ फॉरेस्ट इनटू द अर्बन एरियाज़। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी ये स्कीम है। अगर हम देखें व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्कीम, ये अर्बन फॉरेस्ट्री को प्रमोट करेगा, हम लोग कर चुके हैं ये डिस्कस। और इसका टारगेट जो है बेसिकली ये है कि 200 अर्बन फॉरेस्ट, अराउंड 200 नगर वन हम लोग डेवलप करेंगे आगे आने वाले 5 सालों में। मतलब हर एक साल में कितने करेंगे? अराउंड 40 अर्बन फॉरेस्ट। अलग अलग सिटीज़ हम लोगों को चूज़ करनी है, और उसके बाद हम लोगों को उस पर फॉरेस्ट लगाने के लिए काम शुरू करना है। ठीक है, तो द स्कीम विल ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टेट्स टू मैनेज अर्बन इकोसिस्टम्स। देखो अर्बन इकोसिस्टम्स की अगर हम बात करें ना, तो हम ये देखते हैं कि ड्यू टू कंक्रीटाइजेशन का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ रोड्स बनी होनी, सीमेंटेड रोड्स,
तो ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू नंबर ऑफ व्हीकल्स जो चलते हैं सड़कों पर, उसकी वजह से पोल्यूशन जो होता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ना जो आपका अर्बन इकोसिस्टम है उसको हल्का सा लगता है कि भाई ये हम लोग ख़राब कर रहे हैं, वी आर डिप्लीटिंग द अर्बन इकोसिस्टम, है ना। इकोसिस्टम में बेसिकली दो पार्ट्स आते हैं, आप लोगों ने किया होगा एनवायरनमेंट में। द इकोसिस्टम इज़ कंसिस्ट ऑफ, पहला तो जो आपका बायोटिक फैक्टर है, मतलब जो लिविंग है, जिसमें आपके सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सारे आ गए। और दूसरा फैक्टर है इकोसिस्टम का एबायोटिक, जिसमें आपका सॉयल, टेम्परेचर, रेनफॉल, एनवायरनमेंट बेसिकली आ गया, है ना। इसको अगर मैं लिखूँ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, कंक्रीटाइजेशन की वजह से हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो तो ख़त्म हो ही रहा है, साथ में जो टेम्परेचर चेंज है, रेनफॉल में वेरिएशंस हैं, वो भी हम लोगों को देखने को मिल रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, अर्बन इकोसिस्टम इज़ गेटिंग डिप्लीटेड और गेटिंग डिस्टर्ब्ड। तो नगर वन स्कीम से बेसिकली क्या होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट वाला फैक्टर है उसको हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। चलो, एंड वाई अर्बन फॉरेस्ट्री, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी कि जो हम बेसिकली क्या होता है ना कि हम जब बात करते हैं ना कि हमें पेड़ लगाने हैं, तो हम बेसिकली ये सोचते हैं कि हम रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं या फिर रिमोट एरियाज़ की बात कर रहे हैं, है ना। तो इन्हीं पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज़ पर हम इतना फोकस नहीं करते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉट फोकसिंग ऑन दी रूरल एंड रिमोट एरियाज़, वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दी अर्बन फॉरेस्ट्री, ठीक है, ताकि ये जो गैप है बिटवीन द रूरल फॉरेस्ट्स एंड दी अर्बन फॉरेस्ट, इस गैप को हम लोग ख़त्म कर पाएँ। दिस गैप शुड बी मिनिमाइज्ड। तो जितने नंबर ऑफ फॉरेस्ट आपके रूरल एरियाज़ में हैं, उतने ही नंबर ऑफ फॉरेस्ट आपके अर्बन एरियाज़ में भी लगा पाएँ हम लोग, ठीक है। तो ये स्कीम चलाई किसने है, दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये याद रखना है, आपने याद ही रह जाएगा बेसिकली, तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है स्कीम के, ठीक है। चलो, नीड फॉर द प्रोटेक्शन, वाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम्स। तो हमें ये ध्यान में रखना है, जो इंडिया है ना, इंडिया में आपको हर तरीके का क्लाइमेट मिल जाएगा, चाहे वो बहुत ठंडा क्लाइमेट हो, आप जम्मू कश्मीर वाले एरिया में चले जाओ, ऊपर की साइड हिमालयाज़ में जितने भी ऊपर टॉप ऑफ द माउंटेन्स हैं वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ठंडा एनवायरनमेंट मिल जाएगा। आप डेजर्ट एरियाज़ में जाना चाहते हो तो राजस्थान की तरफ निकल जाओ, है ना। अगर आप बारिश वाला एरिया चाहते हो तो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ निकल जाओ। तो कहने का बेसिकली क्रक्स ये है कि इंडिया में ना बहुत तरीके के क्लाइमेट मिलते हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने हैं ना उतने इंडिया में मिल जाएंगे आपको। तो इस वजह से क्या होता है कि जितनी भी बायोडाइवर्सिटी हर एक क्लाइमेट के रिगार्डिंग है, जैसे अगर हम बात करें रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से कौन सी प्लांट की स्पीशी उगती है, कौन से एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं, तो वो भी इंडिया में है। अगर हम बात करें कि डेजर्टिफाइड कंडीशंस में, खास करके थार डेजर्ट वाले एरिया में जो है कम रेनफॉल की वजह से कौन सी प्लांट की स्पीशी उगेगी, कौन से एनिमल्स रहेंगे वहाँ पर, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इंडिया में बहुत मिलती हैं। इसीलिए इंडिया में क्या है, पूरे वर्ल्ड में देयर आर 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स का मतलब बेसिकली ये है कि वो वाले एरियाज़ जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये धीरे धीरे डिप्लीट कर रही है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरफेरेंसेस, ठीक है। तो टोटल 36 में से इंडिया में प्रेजेंट हैं 4, मतलब इंडिया में देयर आर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, मतलब जहाँ पर पहले, मतलब अभी के टाइम पर काफ़ी बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन अगर हमने ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रोकी तो फिर अल्टीमेटली ये हॉटस्पॉट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, कौन कौन से हैं, तो पहला तो है इंडिया में वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट जो आपका गुजरात से लेकर केरला वाले एरिया तक पूरा एक जो माउंटेन चेन है, वेस्टर्न घाट इज़ अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। ईस्टर्न हिमालयाज आर वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। नेक्स्ट है आपका इंडो बर्मा एरिया, जितना भी आपका ये पूर्वांचल हिल्स है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम नागालैंड टू बिल्कुल ये मेघालय, मणिपुर वाला एरिया, तो ये सारी जो है इंडो बर्मा एरिया आता है, दे आर ऑल्सो दी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट।
और लास्ट है आपका इंडिया में निकोबार वाला एरिया, नॉट अंडमान, सिर्फ निकोबार, है ना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सुंडा लैंड। हम लोग ने इंडोनेशिया वाला एक एरिया किया था जिसमें हम लोगों ने देखा था सुंडा आइलैंड्स हैं, सुमात्रन आइलैंड्स हैं, जावन आइलैंड्स हैं। तो उसमें ही जो सुंडा आइलैंड है ना, बेसिकली उसका ही एक एक्सटेंशन कह लो आप, जो अंडमान निकोबार के निकोबार वाले एरिया तक आता है। तो इंडिया में अंडमान निकोबार में सिर्फ निकोबार जो आइलैंड है दैट कम्स अंडर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अंडमान नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपने 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ध्यान रखने हैं इंडिया के केस में, और ये टोटल 4 हैं और पूरे वर्ल्ड में 36 हैं। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, डिफॉरेस्टेशन हम लोगों को करना पड़ रहा है, जिस वजह से जो प्रेशर है ऑन दी नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसीलिए हम लोगों को अब फॉरेस्ट, अब हम लोगों को ना बेसिकली फॉरेस्ट लगाने की ज़रूरत है, चाहे वो अर्बन फॉरेस्ट हो चाहे वो रूरल फॉरेस्ट हो। तो अर्बन फॉरेस्ट वाला थोड़ा सा ज़्यादा नेग्लेक्टेड फील हो रहा था कि भाई वहाँ पर तो फॉरेस्ट है ही नहीं, तो इसीलिए हम लोगों ने नगर वन स्कीम निकाली है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये स्कीम है, आपको इस तरीके से ही किसी भी स्कीम को ओवरऑल और हॉलिस्टिक व्यू से तैयार करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका ऑयल स्पिल इन रशियाज आर्कटिक रीजन। ये काफ़ी न्यूज़ में था, जिसमें रशिया ने एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी इम्प्लाई कर दी थी, क्योंकि वहाँ पर एक इनका जो थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, तो उसका रशिया में देयर इज़ अ रीजन दैट इज़ नोरिलसिक सिटी है बेसिकली यहाँ पर, जिसमें आपका एक थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है सिचुएटेड। तो ये बेसिकली क्या है ना, ये अगर हम बात करें रशिया में साइबेरियन रीजन के आसपास है सभी चीज़ें। ये साइबेरिया रीजन जो है रशिया का वो बहुत ज़्यादा ना ठंडा रीजन है। तो काफ़ी जो सॉइल है इस साइबेरिया की अगर हम बात करें, द सॉइल इज़ परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट का मतलब है वो एरिया सॉइल का जो पूरे टाइम में 2 साल 2 ईयर और मोर के लिए उसमें आइस जमा हो रखी है सॉइल में। ठीक है, तो वो सॉइल बेसिकली जो 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए फ्रोज़न है, दैट सॉइल इज़ कॉल्ड दी परमाफ्रॉस्ट। तो जो साइबेरिया के नोरिलसिक जो सिटी है उसमें थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है, थर्मल पावर प्लांट जिससे विद द हेल्प ऑफ कोल वी आर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी रशिया वाले एरिया में। तो वहाँ पर क्या है, ये पावर प्लांट इस परमाफ्रॉस्ट के ऊपर सिचुएटेड है। ठीक है, लेकिन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्या होता है, आइस मेल्ट कर जाती है। तो ये जो परमाफ्रॉस्ट वाला एरिया है सॉइल का, इसमें जो भी फ्रोज़न सॉइल है या फिर जो आइस के पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या है, मेल्ट हो जाएंगे। तो जब ये मेल्ट हो जाएंगे तो इसका बेसिकली जो नींव है इस पावर प्लांट की वो भी हल्की सी वीक पड़ जाएगी। तो इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो परमाफ्रॉस्ट है साइबेरियन रीजन में वो धीरे धीरे मेल्ट कर रही है, और इसी वजह से थर्मल पावर प्लांट के कुछ जो पिलर्स थे वो भी नीचे की तरफ सिंक कर गए थे, गिर गए थे बेसिकली, क्योंकि सपोर्ट ख़त्म हो गया था नीम वाले एरिया से। ठीक है, तो इसी वजह से जो भी ऑयल था उस रीजन में वो सारा का सारा स्पिल हो गया। और आपको अगर यहाँ पे ये दिख रहा हो, इस सिटी के पास आपकी ये अंबर नायर रिवर है। तो अंबर नायर रिवर में ये जो पूरा ऑयल स्पिल हुआ वो इसमें चला गया, और अल्टीमेटली जो अंबर नायर रिवर है वो कहाँ जाती है, एक साइड इसकी जा रही है आपकी लेक पायसिनो में। ठीक है, और अल्टीमेटली ये कहाँ जा रही है, इसका जो कुछ पानी है वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, आपका कारा सी में जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कारा सी है और इसके आगे आपका पूरा का पूरा ये आर्कटिक ओशन है। तो इसका मतलब जो नोरिलसिक में थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था उससे जो ऑयल स्पिल है होकर वो अंबर नायर रिवर में गया, फिर लेक पायसिनो में गया, और अल्टीमेटली वो कहाँ चला गया, आपका कारा सी में। और अल्टीमेटली जो आर्कटिक ओशन है वहाँ पर भी इस ऑयल स्पिल के इफ़ेक्ट्स हम लोगों को देखने को मिले। ठीक है, तो दिस वाज द न्यूज़ जिसमें रशिया में कहाँ पर क्या हुआ है और कैसे हुआ है ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो बस आपको ना यार यहाँ पर जो लोकेशन है वो ध्यान में रखनी है, खास करके अंबर नायर रिवर की, लेक प्यासिनो की और कारासी की। तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हो गई हैं क्योंकि यहाँ पर रिसेंट काफ़ी डेवलपमेंट्स देखी गई हैं।
ठीक है, चलो देखो इस तरीके से दिखता है कुछ ये परमाफ्रॉस्ट वाला रीजन, जहाँ पर ये प्रॉपर बेसिकली जो सॉइल है उसके अंदर जो एरियाज़ हैं दे आर बेसिकली फ्रोज़न एरियाज़। ठीक है, और सिर्फ आइस नहीं है, ऐसा बात नहीं कि यहाँ पर ये आइस है, लैंड भी पूरी की पूरी है, सिर्फ आइस से बनी हुई नहीं है। इसमें क्या है, आपकी रॉक्स जो प्रेजेंट हैं, जो पूरी की पूरी जो रॉक है जिससे सॉइल बनी है, अल्टीमेटली रॉक्स प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है, उसके सेडिमेंट्स और अमाउंट ऑफ आइस। बेसिकली जो रॉक और जो सॉइल है ना उसको बाइंड करने के लिए आइस है। तो जो भी रॉक के मॉलिक्यूल्स या सॉइल के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है दैट इज़ आइस। और जब ये आइस मेल्ट हो जाएगी तो ये जो रॉक या सॉइल है उसके भी जो पार्टिकल्स होंगे, देखो अगर बीच में ये आइस है, अगर ये आइस मेल्ट कर गई तो ये भी जो दो मॉलिक्यूल्स हैं रॉक के या सॉइल के, ये भी आपस में थोड़ा दूर चले जाएंगे, तो दे विल लूजन अप दी सॉइल, जिसकी वजह से जो एक हार्ड स्ट्रक्चर बना हुआ था सॉइल की फॉर्म में वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो दैट इज़ द काइंड ऑफ परमाफ्रॉस्ट। इट इज़ द ग्राउंड दैट रिमेन्स फ्रोजन फॉर 2 और मोर कंसेक्यूटिव ईयर्स। मतलब जहाँ पर 2 या 2 साल से ज़्यादा के लिए फ्रोज़न है वो ग्राउंड, दैट इज़ परमाफ्रॉस्ट। और अगर वो सॉइल है तो दैट इज़ परमाफ्रॉस्ट सॉइल। परमाफ्रॉस्ट सॉइल में कोई भी वेजिटेशन नहीं उगती है, देर इज़ नो वेजिटेशन इन दी परमाफ्रॉस्ट सॉइल, क्योंकि जो भी प्लांट को चाहिए है अपनी ग्रोथ के लिए दैट इज़ नॉट पॉसिबल। प्लांट की ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल। तो जब प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है तो एनिमल्स भी नहीं आएंगे, हर्बीवोर्स भी नहीं आएंगे, जब हर्बीवोर्स नहीं है तो कार्निवोर्स नहीं आएंगे, है ना। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा इकोसिस्टम है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट हैं, दे वर नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ईपीआई इंडेक्स है। तो बेसिकली हमें देखना है इंडिया का रैंक क्या है, क्या ये रैंक इम्प्रूव हुआ है या क्या ये रैंक डाउनग्रेड हुआ है, किस किस पैरामीटर पर ये ईपीआई को हम लोग रिलीज़ करते हैं, रैंक करते हैं किसी भी कंट्री को, और अल्टीमेटली किसने इसको रिलीज़ किया है, हु रिलीज्ड दिस रिपोर्ट। तो हु रिलीज़ में आएगा आपका येल यूनिवर्सिटी। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द येल यूनिवर्सिटी और इंडिया का रैंक है इस बार 168 इन 2020। और अगर हम 2018 की बात करें तो इंडिया का रैंक वॉज 177th। इसका मतलब इंडिया का जो रैंक है वो इम्प्रूव हुआ है, पहले 177 नंबर पे था इंडिया और अब 168 पर है। ठीक है, तो कौन रिलीज़ करता है, येल यूनिवर्सिटी। इंडिया का रैंक कितना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पैरामीटर्स अभी देखते हैं, दीज आर दी पैरामीटर्स। देखो बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से हम लोग इनको ज़्यादा पूरे नहीं याद रखेंगे, बस एक क्रक्स याद रखेंगे कि भाई किस तरीके के जो पैरामीटर्स हैं वो ये यूज़ कर रहे हैं। जब एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे तो इसमें हम लोग एनवायरनमेंट की हेल्थ की भी बात करते हैं, हम एयर क्वालिटी की बात करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर या सफाई की बात करते हैं, किसी भी पानी में हैवी मेटल्स है या नहीं है उसकी बात करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट हो चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट हो, कितनी बायोडाइवर्सिटी है उस एरिया में, क्या इकोसिस्टम की वाइटैलिटी है, कितनी लाइवली इकोसिस्टम है, कितना ज़्यादा उसमें काम चल रहा है, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एनिमल्स हैं, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं, बेसिकली दे प्रोवाइड द फूड, दे प्रोवाइड द वाटर, दे प्रोवाइड द शेल्टर टू द एनिमल्स, है ना। तो दीज ऑल आर दी इकोसिस्टम सर्विसेज। तो क्या इकोसिस्टम सर्विसेज ढंग से प्रोवाइड कर रहा है इकोसिस्टम टू द एनिमल्स, टू द ह्यूमंस। फिशरीज़, कितनी अमाउंट ऑफ फिशेज़ हैं, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एमिशंस कितने हैं, एग्रीकल्चर में आप फर्टिलाइजर ज़्यादा तो नहीं यूज़ कर रहे हो, वाटर रिसोर्सेज कि आपके देश में कितने ज़्यादा पीने का जो रिसोर्स है वो बचा हुआ है, कितना ज़्यादा आपके पानी में क्वालिटी मिनरल्स हैं। तो ये सब जो पैरामीटर्स है ना, दे आर बेसिकली दी इंडिकेटर्स ऑफ द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ एनी कंट्री। अगर किसी भी कंट्री में इन सभी पैरामीटर्स पर चीज़ें अच्छी चल रही है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको रैंक अच्छा दिया गया है। लेकिन इंडिया में आप ध्यान रखो कि भाई कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है एक्सेप्ट द फिशरीज़। सिर्फ फिशरीज़ एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें इंडिया का रैंक थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, तो सिर्फ फिशरीज़ है, बाकी सब में इंडिया का रैंक बहुत ज़्यादा ख़राब है।
खास करके वो वाले एरियाज़ जिनमें 100 से ऊपर रैंक है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो सिर्फ ऐसे 3 पैरामीटर्स है जहाँ पर 100 से नीचे है। एक तो इकोसिस्टम सर्विसेज, दूसरा फिशरीज़ एंड तीसरा वाटर रिसोर्सेज। तो कम से कम आप ये 3 तो याद रख लेना कि भाई इसमें इंडिया ने ठीक काम किया है। देखो ठीक तो काम नहीं किया है, बट अदर देन दी अदर इंडिकेटर्स इसमें ठीक रैंक है इंडिया का। और सबसे बेकार जो रैंक है इंडिया का, दैट इज़ इन दी एयर क्वालिटी 179। ठीक है, तो मतलब इंडिया में जो एयर क्वालिटी है वो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से लो है, और इंडिया ने कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं लिए हैं जिसकी वजह से एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। और अगर स्टेप्स लिए भी हैं तो इम्प्लीमेंटेशन उनकी थोड़ी सी वीक चल रही है। ठीक है, तो दीज आर दी पैरामीटर्स जिसके बेसिस पर हम लोगों ने नहीं, बेसिकली येल यूनिवर्सिटी ने हमारा रैंक डिसाइड किया है। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं कि भाई इंडिया के नेबर्स का क्या हाल है। तो इंडिया का तो रैंक आपको पता ही है, 168 रैंक है। 2018 में इसका 177 रैंक था। और इंडिया ने सभी पैरामीटर्स पर, चाहे वो इन्वायरमेंटल हेल्थ हो, चाहे एयर क्वालिटी हो, चाहे सैनिटेशन हो, हैवी मेटल्स हैं, वेस्ट मैनेजमेंट है, इन सभी में रैंक बेकार लिया है। तो ये तो आपको चलो पता ही है, बस आपको एक बार ये देख लेना कि किस में रैंक 100 से नीचे है ना। वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक तो फिशरीज़ वाला आपने ध्यान में रखना है, 100 से नीचे रैंक, इकोसिस्टम सर्विसेज वाला, एंड थर्ड वॉज दी वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस तरीके से ना आपको ये पैरामीटर्स याद हो जाएंगे। अगर आप 3-4 बार देखोगे ना कि भाई इनका किस पैरामीटर में क्या रैंक है, तो हो जाएंगे याद। ठीक है, और अगर हम इंडिया के नेबर्स की बात करें तो जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जितने भी आपके सार्क के नेशंस हैं ना, ऑल दी सार्क नेशंस, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो जितनी भी सार्क में कंट्रीज़ हैं, टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। तो उन सभी 8 कंट्रीज़ में से मिलाकर इंडिया का रैंक सबसे बेकार है। सिर्फ अफ़गानिस्तान से हम ऊपर हैं, बाकी सभी कंट्रीज़ हमसे आगे हैं। पाकिस्तान हमसे आगे है और छोड़ो, है ना। तो बेसिकली एक ऐसे कंट्रीज़ बेसिकली जो हमसे डेवलपिंग नेचर में थोड़े से वीक हैं। वी आर मोर डेवलप्ड देन पाकिस्तान एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज़। म्यांमार से हम लोग डेवलप्ड हैं, हम लोग पाकिस्तान से डेवलप्ड हैं, है ना। बट स्टिल इंडिया का जो रैंक है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में वो थोड़ा सा वीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडिया का बेसिकली रैंक क्या है और इंडिया का जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके हिसाब से क्या रैंक है। ठीक है, चलो अगर हम ग्लोबल परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया जो पूरा ग्लोब पे फर्स्ट कौन आया है, डेनमार्क कम्स एट दी फर्स्ट प्लेस। ठीक है, डेनमार्क फर्स्ट प्लेस पर है, सेकंड है लग्जमबर्ग एंड थर्ड है स्विट्ज़रलैंड। तो ये 3 तो आपने ध्यान में रखने ही रखने हैं, डेनमार्क, लग्जमबर्ग एंड स्विट्ज़रलैंड। पेपर में जो स्टेटमेंट होती है वो इसी तरीके से आती है कि कितना ज़्यादा किस कंट्री ने परफॉर्म किया है इन द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। साथ में पता होना चाहिए यूएसए वाला, यूएसए का रैंक है दैट इज़ 24 रैंक है। मतलब इतना इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जो हैं जितने भी, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये सब इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं। लेकिन यूएसए में सबसे ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट की मतलब लॉज को थोड़ा सा साइड रखा जाता है, तो इसीलिए इसको रैंक भी हल्का सा कम दिया गया है। ठीक है, तो यूएसए का रैंक आपने ध्यान रखना है 24, इंडिया का रैंक ध्यान में रखना है और फर्स्ट थर्ड का ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें दिमाग में रखनी है। और चाइना का भी याद कर लेना यार, चाइना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेबरिंग कंट्री है ना। चाइना का रैंक इज़ 120th, हमसे तो आगे ही है 48 रैंक। ठीक है, तो पहले 3 इंडिया का रैंक, यूएसए का रैंक और चाइना का रैंक, बस यही याद रख लेना। बाकी इसमें चीज़ें पैरामीटर वाइज याद तो रखनी है, चलो वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और इंडिया का किस सेक्टर में किस पैरामीटर पर जो रैंक है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर पैरामीटर्स, तो वो 3 आपने ध्यान में रखने हैं। बाकी जिन पैरामीटर्स में नहीं अच्छा काम किया है इंडिया ने, वो तो आप लोगों को पता ही है जो रह गए हैं बाकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020। हम लोग एक डे मनाते हैं, डेजर्टिफिकेशन डे, जून 17। ये इम्पॉर्टेंट डेट है, 17 जून। इसका एक सिग्निफिकेंस है, वो भी करते हैं। ठीक है, तो जो डे है मनाया जाता है 17 जून को,
है ना। और जो इसकी थीम थी इस बार की, द थीम वॉज द फूड, फीड एंड फाइबर, सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। चाहे वो फूड हो, चाहे वो फाइबर हो, कुछ भी हो, उसका जो प्रोडक्शन होगा वो भी सस्टेनेबल होगा, मतलब प्रोडक्शन के टाइम पर एनवायरनमेंट को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, और कंजप्शन करने के बाद जो ह्यूमंस हैं उनको भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं झेलने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर दी डे एंड दीज आर द थीम। और जून 17 क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के दिन 1995 में एक कन्वेंशन को प्रोक्लेम किया गया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वॉज ड्राफ्टेड, है ना, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इसको बेसिकली ये कन्वेंशन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ दी ओनली लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट और लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन जो पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को ये बताती है कि आपके देश में जो डेजर्टिफिकेशन है ना वो नहीं होना चाहिए। देखो, डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि मान लो यहाँ पर थार डेजर्ट इतने एरिया में था, थार डेजर्ट में जहाँ पर रेत ही रेत है तो उसका जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो गया। दैट इज़ नॉट द डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है जहाँ पर पहले से कोई ट्री लगे हुए थे, प्लांट्स लगे हुए थे, अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंसेस अब वहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं हैं। तो अब वहाँ पर बेसिकली क्या हो गया है, वहाँ पर डेजर्टिफाई हो गई है चीज़, मतलब वहाँ पर कम लो वेजिटेशन है जहाँ पर पहले ज़्यादा वेजिटेशन थी। ठीक है, तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लो वेजिटेशन एंड हाउ द डेजर्टिफिकेशन अकर्स। तो आपने 17 जून ध्यान में रखना है क्योंकि इस दिन UNCCD का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया था। ठीक है, चलो, व्हाट इज़ डेजर्टिफिकेशन? डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है जब आपकी ह्यूमन इंटरफेरेंसेस या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से या तो आप डिफॉरेस्टेशन करते हो किसी भी एरिया की, दैट एरिया बिकम डेजर्टिफाइड। अगर आप एग्रीकल्चर में ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स कर रहे हो तो इसका मतलब जो आपकी सॉइल है वो थोड़ी सी लेस हेल्दी होती जा रही है, तो अल्टीमेटली वो प्लांट को नहीं सपोर्ट करेगी, तो फर्टिलाइज़र का आपने कम से कम यूज़ करना है। अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो मेनली यहाँ पर क्या है, ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र की वजह से अब जो सॉइल है वो सलाइन हो गई है, द सॉइल हैज़ बिकम दी सलाइन। तो जब इसमें सैलिनिटी बढ़ गई है, बेसिकली सॉल्ट कंटेंट बढ़ गया है, तो जो प्लांट है वो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से भी जो फर्टिलाइज़र्स है उसको ना यूज़ करने के लिए सलाह दी जाती है अभी, खास करके पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाले एरियाज़ के लिए। ठीक है, तो या तो आप डिफॉरेस्टेशन करो, ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर, ओवर ग्रेजिंग करो किसी भी एरिया में, है ना, ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी जो बेसिकली ग्रास का लेवल है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं दीज आर बेसिकली डिमांडिंग नहीं रिजल्टिंग इनटू दी डेजर्टिफिकेशन। और एक और चीज़ हो सकती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है ना, जितने भी उनके एफ्लुएंट्स हैं, द एफ्लुएंट्स इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज़, द एफ्लुएंट्स आर बेसिकली सॉइल में बहा देते हैं, है ना, इसी तरीके से रिलीज़ कर देते हैं उसी एरिया में। तो उस वजह से भी क्या होता है, उस एरिया में जो एफ्लुएंट है वो पोल्यूटेड है, बेसिकली वो इतने अच्छे नहीं है प्लांट की हेल्थ के लिए, तो उस वजह से भी क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन की प्रोसेस को एग्जैजरेट हो जाता है, जल्दी होने लग जाती है वो, मतलब वो प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली डेजर्टिफिकेशन का मतलब है कि जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग, ड्यू टू मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो है एरिया पहले से जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अच्छी थी अब वो एरिया डेजर्टिफाइड हो चुका है। अब वहाँ पर देखो पहले क्या इस तरीके का एरिया था, बट अब ये इस तरीके का हो गया, तो इस तरीके का होने से बचाना है हमें इसको इस तरीके से ऑपोजिट करना है कि पहले जो एरिया डेजर्टिफाइड है उसको दोबारा से हम लोग रिक्लेम कर सकें। ठीक है, तो डे बेसिकली कब मनाया जाता है, क्या इसकी थीम थी, व्हाट इज़ द डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, चलो, एंड व्हाट अबाउट द UNCCD, कि ये जो कन्वेंशन है बेसिकली इंपॉर्टेंट है क्यों, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। ठीक है, अगर हमें 1992 की आप लोगों ने रियो समिट पढ़ी हो, अर्थ समिट पढ़ी हो, रियो समिट और अर्थ समिट, रियो में हुआ था बेसिकली, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील वाले एरिया में 1992 में हुआ था।
जब ये पूरी समिट हुई, द नेम ऑफ द समिट वाज द UNCED, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो UNCED थी, इसमें सभी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया कि भाई हाँ, हम लोगों को क्या करना है कि हमें एनवायरनमेंट को भी बचाना है और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको भी पेस में रखना है। तो इस वजह से क्या हुआ, सभी कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अपने विचार व्यक्त किए और अल्टीमेटली देयर वर 3 रिजल्ट्स ऑफ दिस मीटिंग। फर्स्ट थी UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए स्टेप्स उठाने के लिए बोला। सेकंड इसका रिजल्ट था CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जहां पर हम लोग बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए स्टेप्स उठाने की बात कर रहे थे। और जो थर्ड वाज द UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन को रोकना वाज द अल्टीमेट पर्पस। ठीक है, तो ये जो बेसिकली 1992 वाली समिट थी, उसके ही आप कह लो कि 3 चिल्ड्रन है ये। ठीक है, तो इन सब में से UNCCD क्या है, ये लीगली बाइंडिंग है, जो स्पेसिफिकली किसी भी एरिया में डेजर्टिफिकेशन को होने से रोकती है। ठीक है, इसका मतलब एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को ये सस्टेनेबल तरीके से लेकर जाती है कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट साथ साथ चलें, किसी एक को भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े एक की वजह से। ठीक है, और इसी वजह से 2006 में हम लोगों ने क्या मनाया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, इंडिविजुअल लेवल पर लोग काम कर सकें, इसके लिए कम्युनिटी लेवल पर काम कर सकें, कंट्री लेवल पर काम कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली UNCED के बाद ये 3 कन्वेंशन थी वो निकलकर सामने आई थी। तो मिशन ये जो समिट 1992 में हुई थी, 1994 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था UNCCD को कि भाई हाँ इस्टेब्लिश करनी थी, बट इस्टेब्लिश कर दिया 1994 में। और अल्टीमेटली इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था 1995 में, और उसी के 17 जून को ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इसी वजह से 17 जून को हम लोग मनाते हैं डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो, फोकस एरियाज़ यही हैं कि जितने भी आपके पहले से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पहले से ही फ्लरिश कर रही है, काफ़ी अच्छा अमाउंट है वहाँ पर, तो उसको हम लोग बचा पाएँ। ठीक है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, दैट इज़ द नोडल मिनिस्ट्री। तो जितने भी एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग हम लोग स्टेप्स उठाते हैं, उनमें जो मिनिस्ट्री होती है वो ऑटोमेटिकली आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट को बेसिकली डीकार्बनाइज कर रहे हैं। हमें पता है कि जो व्हीकल्स हैं किसी भी एरिया में, दे क्रिएट द पोल्यूशन, क्योंकि वो क्या रिलीज़ करते हैं, दे रिलीज़ कार्बन, दे रिलीज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और दे रिलीज़ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। तो इस वजह से क्या है, उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बहुत कह लो कि आप पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, और क्लाइमेट चेंज में भी बहुत ज़्यादा ये पेस प्रोवाइड कर देता है। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, व्हीकल वाला सेक्टर है, वो कम से कम कार्बन्स की रिलीज़ करे। तो इस वजह से जो भी स्ट्रेटजीज अपनानी है वो स्ट्रेटजीज मिलकर अपनाएंगे आफ्टर दी अग्रीमेंट साइंड बिटवीन नीति आयोग एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, जो कि आपका OECD का एक पार्ट है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम और नीति आयोग के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग ये डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, ये जो प्रोजेक्ट है उसको रिलीज़ कर रहे हैं क्या, बेसिकली कर चुके हैं जून 2020 में। ठीक है, तो आपने चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक तो ये एग्रीमेंट है किस किस के बीच में साइन हुआ है, और ये बेसिकली जो DTEE है उसकी फुल फॉर्म क्या है, और इसका बेसिकली मकसद क्या है। तो मकसद अभी देखते हैं। मकसद इसका ये है कि कैसे इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ये हेल्प करेगा। इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ना, दैट इज़ द 3rd मोस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर सेक्टर।
पहले इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद आपका उसके बाद एग्रीकल्चर है और उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो ये जो है इट इज़ द थर्ड मोस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर सेक्टर पूरे इंडिया में। और जो पूरे इंडिया की टोटल कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसमें से 13% जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। ठीक है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ बिग कंट्रीब्यूशन। तो इसी वजह से हम लोगों को करना क्या है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ग्रीन हाउस गैसेस का कम से कम एमिट करवाना है, जिससे कि इंडिया में एनवायरमेंटल पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने ध्यान में रखना है कि किसके बीच में अग्रीमेंट है और क्या बेसिकली इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने ना इंडिया के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव शुरू किए हैं अभी, तो काफ़ी बार ये न्यूज़ में आता रहा है, तो इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं ताकि हमेशा के लिए चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी जाए। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है कि आपस में गवर्नमेंट ने मिलकर इनको बनाया है। कितने कब बना था ये, 2006 में ये बना था और 43 कंट्रीज़ ने उस टाइम इस पर साइन किए थे कि भाई हाँ दिस वाज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम इसकी सारी बातें मानेंगे। ठीक है, अब इसके पास कितनी है टोटल, अब इसके पास टोटल 60 मेंबर कंट्रीज़ हैं और रिसेंटली ऐड होती रहती हैं, तो अराउंड 60 कंट्रीज़ याद रख लेना, बार बार जो ऐड होती रहेंगी वो भी इसी में अराउंड वाले वर्ड में ही ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एक तो ये बना कब था, 2006 में, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और 43 कंट्रीज़ ने स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, काम क्या करता है, ये फंक्शंस क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि इट वर्क एज अ थिंक टैंक फॉर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कि कैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ग्रीन हाउस गैस से फ्री बनाया जाए, कैसे जो इंजन्स हैं उससे निकलने वाले एग्जॉस्ट को कम से कम किया जाए। तो ये जो थिंक टैंक है बेसिकली OECD का, और इंडिया में थिंक टैंक कौन है, नीति आयोग है ना, इट इज़ द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी पॉलिसी निकालनी है, कोई भी फोर्स बैठानी है, कोई भी कमेटी बैठानी है, तो पहले नीति आयोग से ही पूछते हैं कि भाई बताओ आपके क्या विचार हैं। ठीक है, तो जैसे इंडिया का नीति आयोग थिंक टैंक है, वैसे ही OECD का भी थिंक टैंक आपका ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है, जो पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चलने वाली पॉलिसीज़ को सोचता है और सरकार को रिकमेंड करता है। ठीक है, और इट इज़ दी ओनली ग्लोबल बॉडी दैट कवर्स ऑल ट्रांसपोर्ट मोड्स, चाहे वो रोड मोड हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयर मोड हो, चाहे वो इनलैंड वाटरवेज हो। ठीक है, तो कोई भी मोड हो बेसिकली इन सब के बारे में ये पॉलिसी बनाता है। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में, ITF के बारे में, DTEE के बारे में, एंड वाई दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड, वाई द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज़ वन ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिटर। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये थोड़ा सा न्यूज़ में रहा था तो याद रखना है। ठीक है, चलो, अच्छा इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, याद रख लेंगे इसको, द हेडक्वार्टर ऑफ द ITF इज़ इन दी पेरिस। चलो, नेक्स्ट है आपका ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन। EIA का मतलब है आपका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, देखो नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा असेसमेंट ऑफ व्हाट, असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो भी लगने वाले हैं वो एनवायरनमेंट पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, उस चीज़ को असेस करने के लिए EIA न्यूज़ में क्या लेकर आया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है किसी भी प्रोजेक्ट को लगने से पहले जो है EIA क्लियरेंस लेनी होती है कि मेरे इस प्रोजेक्ट को लगाने की वजह से कोई भी एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो अगर किसी प्रोजेक्ट ने EIA क्लियरेंस नहीं लिया है तो उसका मतलब अल्टीमेटली जब भी उस पर कोई जो अगर कोई PIL फाइल कर दी किसी ने केस कर दिया तो अल्टीमेटली उसको फिर पनिशेबल ऑफेंस के अंडर लिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया में जो EIA है दैट कम्स अंडर द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर एक प्रोविज़न है जिसके तहत EIA को जो है स्टार्ट किया गया है। तो इस वजह से इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टैट्यूटरी मैकेनिज़्म।
ठीक है। तो इसमें पहले क्या होता था, पहले कुछ चीज़ें होती थी लेकिन उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दी गई है, जो काफ़ी न्यूज़ में रहा है कि वाई द न्यू अमेंडमेंट्स आर थ्रेटन्ड ऑफ द एनवायरनमेंट, कैसे नई जो अमेंडमेंट्स हैं एनवायरनमेंट को हानि और ज़्यादा पहुंचाएंगी। ठीक है। तो पहले क्या होता था और अब क्या होता है देखते हैं। मतलब ध्यान में आपने रखना है कि भाई किसी भी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस चाहिए है कि भाई मेरे इस प्रोजेक्ट को लगने से किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचेगी। जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कैन बी ऑफ माइनिंग, प्रोजेक्ट कैन बी ऑफ मेकिंग ऑफ डैम्स, प्रोजेक्ट ऑफ मेकिंग एनी इंडस्ट्री एंड इन एनी एरिया। तो कोई भी प्रोजेक्ट हो तो ये बेसिकली उसके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करनी पड़ती है और क्लियरेंस जो है वो लेनी पड़ती है बाय द मिनिस्ट्री। ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई नई अमेंडमेंट्स क्या हैं। दीज आर द न्यू अमेंडमेंट्स। पहला है पब्लिक कंसल्टेशन। पब्लिक कंसल्टेशन का बेसिकली मीनिंग होता था EIA में कि अगर जो है सिर्फ सरकार से नहीं पूछना है, आपने वहाँ पर रहने वाले लोगों से भी पूछना है कि क्या मैं यहाँ पर आकर माइनिंग वाला प्रोजेक्ट, डैम बना दूँ, इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश कर दूँ, तो लोगों से भी पूछना है। इसके अंतर्गत क्या हुआ है, अब पब्लिक कंसल्टेशन का जो एक टाइम पीरियड है वो टोटल 40 डेज़ रख दिया गया है कि 40 डेज़ किसी भी इंडस्ट्री के पास हैं जिसमें वो लोगों से चीज़ें पूछ सकती है कि बताओ आपकी क्या दिक्कतें हैं, कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें पूछते हैं और पहले कंसल्ट करते हैं और उसके बाद में विदिन 20 डेज़ लोगों को अपना जो रिस्पॉन्स है वो फाइल करवाना होता है। पहले ये जो टाइम पीरियड था टू फाइल एनी रिस्पॉन्स दैट वाज 30 डेज़, लेकिन अभी 20 डेज़ कर दिया गया है। तो अगर हम देखें टोटल डेज़ कितने हैं पब्लिक के पास किसी भी चीज़ को डिस्कस करने के लिए, दे हैव 60 डेज़, दे हैव 2 मंथ्स जिसमें वो लोग ये डिसाइड कर सकते हैं वेदर दे वांट टू क्लियर द प्रोजेक्ट और वेदर दे डू नॉट वांट टू क्लियर द प्रोजेक्ट। ठीक है। तो ये टाइम पीरियड जो है थोड़ा सा कम कर दिया, इसलिए लोगों में रोष भी है कि पहले ही जो ट्राइबल एरियाज़ वाले लोग हैं, पहले ही जो रिमोट एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, उनको पहले नहीं पता लगता कि भाई कोई ऐसी चीज़ें चल भी रही हैं पूरे पैमाने पर, तो आपने दिन और कम कर दिए तो फिर और चीज़ें जो है बिगड़ जाएंगी। ठीक है। तो इस वजह से लोगों में काफ़ी रोष था, खास करके एनवायरमेंटलिस्ट्स में। ठीक है। नेक्स्ट इसमें प्रोविजन था वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स टू दी गवर्नमेंट। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है अपने आप डिसीजन ले लेना इन दी इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस। इसमें सरकार को ये पावर दे दी गई है कि वो किसी भी एरिया को इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर सकता है। दैट इज़ द ESA, इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया, विदाउट एनी पब्लिक हियरिंग। किसी भी लोगों से बिना पूछे वहाँ पर रहने वाले एक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल सकता है ताकि किसी भी एरिया को इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया जो है डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है। और देर आर सेवरल रेड एंड ऑरेंज क्लासीफाइड टॉक्सिक इंडस्ट्रीज। अगर हम देखें ना इंडिया में इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन की जाती है। वन टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज कॉल्ड वाइट इंडस्ट्री, वन टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज कॉल्ड ग्रीन इंडस्ट्री, देन ऑरेंज एंड देन रेड। As we are moving from white to red, their pollution level is increasing. मतलब रेड काइंड ऑफ इंडस्ट्री जो है ये आपकी ज़्यादा लेवल ऑफ पोल्यूशन कॉज करेगी और जो वाइट काइंड ऑफ इंडस्ट्री है वो कम पोल्यूशन कॉज करेगी। तो ये जो ऑरेंज और रेड इंडस्ट्रीज़ है ना जो पोल्यूशन ज़्यादा कॉज करती हैं, ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो भी होते हैं, चाहे वो नेशनल पार्क है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चाहे वो टाइगर रिजर्व्स हैं, इन सब के जो है 5 किलोमीटर के अराउंड नहीं लग पाती थी। ठीक है। अगर ये पूरा आपका नेशनल पार्क है तो इसका ये जो 5 किलोमीटर वाला रेडियस है इसमें आप कोई भी ऑरेंज या रेड इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। लेकिन अब इस नए अमेंडमेंट्स के आने के बाद में यू कैन नाउ इस्टेब्लिश दी ऑरेंज और रेड काइंड ऑफ इंडस्ट्री विद इन दी 0 to 5 किलोमीटर अराउंड दी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व और एनी अदर प्रोटेक्टेड एरिया। तो इसलिए भी लोग कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा और पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ पर रहने वाले लोग और बायोडाइवर्सिटी दोनों को ही जो है नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट टू डिसाइड ऑन द स्ट्रैटेजिक टैग। अगर किसी भी प्रोजेक्ट को सरकार ने स्ट्रैटेजिक टैग प्रोवाइड कर दिया, इसका मतलब उसको कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट प्रोजेक्ट पब्लिक के पास रखने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब मैं कह दूं कि भाई ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो स्ट्रैटेजिक है, अगर मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में लेकर आया तो फिर अल्टीमेटली सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट खतरे में पड़ सकती है। तो इस बेसिस पर मैंने किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रैटेजिक टैग प्रोवाइड कर दिया जिससे कि इन्फॉर्मेशन पब्लिक में ना रखनी पड़े।
तो ये सरकार के हाथ में हो गया बेसिकली कौन सा प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक है, कौन सा प्रोजेक्ट नॉन स्ट्रैटेजिक है। तो इसलिए भी लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो डिसाइड करना वेदर इट इज़ स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक, दैट ऑल्सो कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहा था। थर्ड इसमें है प्रोविजंस फॉर द पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस। मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट लगाना है, उससे लगाने से पहले होनी चाहिए EIA, तो यही कहता है लॉ। लेकिन मान लो आपने EIA क्लियरेंस नहीं लिया और आपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया और उस पर लोगों को एम्प्लॉय भी कर लिया, चीज़ें चल रही हैं स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम से किसी मान लो या तो कोई डिज़ास्टर हो गया इसमें, है ना, या तो कोई आग लग गई या कुछ भी लग गया, किसी ने PIL फाइल कर दिया, कुछ भी हो जाए, तो अगर आपसे पूछा गया कि बताओ अपना आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वाला क्लियरेंस कहाँ है, आपके पास तो वो है नहीं, क्योंकि आपने तो विदाउट टेकिंग एनी EIA क्लियरेंस उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया है। तो इस वजह से जो है आपने प्रोजेक्ट शुरू भी कर दिया है, लेकिन फिर भी आफ्टर पेमेंट ऑफ ए पेनल्टी, कुछ पैसे देने के बाद आप पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस भी हासिल कर सकते हो कि आपने प्रोजेक्ट लगा लिया है, उसकी कंस्ट्रक्शन चालू कर दी है, इंस्टॉल कर दिया है उसको, आपने प्रोडक्शन चालू कर दी है। तो इस सब के बावजूद भी आप EIA क्लियरेंस ले सकते हो, बस कुछ आपने पेनल्टी जो है भरनी है पैसों के तौर पे, और फिर आपको जो EIA क्लियरेंस मिल जाएगा, है ना। तो इससे हो क्या रहा है, इससे बेसिकली ये हो रहा है कि भाई जो एरिया पहले से रिजर्व्ड था कि यहाँ पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगेगा जिसको EIA क्लियरेंस नहीं दी जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने प्रोडक्शन शुरू कर ली और कुछ पेनल्टी भरने के बाद आपने EIA क्लियरेंस भी ले लिया, है ना। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ ऐसी चीज़ जिसमें इंडस्ट्रीज़ में डर खत्म हो गया कि भाई अगर EIA क्लियरेंस नहीं लिया तो उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा या फिर उनकी इंडस्ट्री को तोड़ दिया जाएगा। वो डर खत्म हो गया क्योंकि उनको पता है कि पैसे देकर जो है पेनल्टी भरने के बाद उनको क्लियरेंस मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर प्रोजेक्ट लगा तो दो, उसको तोड़ना तो बहुत ही मुश्किल होता है। अब इंडस्ट्री लग गई तो फिर तो कोर्ट के ही चलते, इंडस्ट्री नहीं हटती वहाँ से, ठीक है। तो दीज आर दी प्रोविजंस। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ क्लियरेंसेज। जो आपका EIA क्लियरेंस है वो कुछ टाइम के लिए वैलिड रहता है, कुछ सालों बाद आपको उसको दोबारा से रिन्यू करवाना होता है। माइनिंग वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए पहले ये 30 ईयर था कि 30 साल के बाद आपको दोबारा से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा, लेकिन अभी 30 साल के बजाय कितना हो गया है, 50 साल हो गया है। और जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो डैम वगैरह वाला एरिया है आपका, उसको मिलती थी 10 साल के लिए क्लियरेंस, अब उनको दे दी गई है 15 साल के लिए क्लियरेंस। तो ये जो टाइम पीरियड है क्लियरेंसेस का वो बढ़ा दिया गया है। तो इस वजह से भी लोग कह रहे हैं कि भाई 20 साल के लिए और आपने इंडस्ट्रीज़ को, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ को खुली छूट दे दी है कि भाई आप जितना माइनिंग करना चाहते हो करो, आपको क्लियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है माइनिंग वाले के लिए ज़्यादा साल हैं, 30 से 50 कर दिया गया है, और जो डैम वाला एरिया है वहाँ पर आपने 10 से 15 कर दिया गया है। चलो नेक्स्ट है एग्जेम्पशंस। कुछ जैसे हमने बोला कि भाई कई टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स को लगने से पहले EIA क्लियरेंस लेना पड़ता है, लेकिन इस ड्राफ्ट में कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी एक लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट में जो जो प्रोजेक्ट होगा उसके लिए कोई भी आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दीज प्रोजेक्ट्स आर दी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टेकिंग दी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्लियरेंस। जैसे रोड्स बनाने और पाइपलाइंस बिछाने इन दी बॉर्डर एरियाज़, तो इसमें कोई पब्लिक हियरिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार को पता है कि यहाँ पर अगर रोड्स और पाइपलाइन नहीं बिछाएगी खास करके बॉर्डर एरियाज़ में, तो इस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को थोड़ा सा हानि पहुँचा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इसके लिए कोई भी डिले ना हो, पब्लिक हियरिंग में टाइम वेस्ट ना हो, तो अल्टीमेटली सरकार इस पर काम शुरू कर सकती है, ठीक है। और जितने भी आपके ऑल इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आपका रिवर के थ्रू ट्रेड होता है, द ट्रेड थ्रू द रिवर्स, दैट इज़ इनलैंड वाटरवेज का प्रोजेक्ट, और कोई भी अगर आपको नेशनल हाईवे को एक्सपैंड करना है, वाइडन अप करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी कोई भी प्रायर क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई भी EIA क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों में रौश इसलिए था, इन्वायरमेंटलिस्ट में रौश इसलिए था क्योंकि ये जो लिस्ट है ना, वो पहले बहुत थोड़ी सी छोटी हुआ करती थी, बट ये जो लिस्ट है आफ्टर द ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन, ये लिस्ट में जो प्रोजेक्ट्स के नाम है ना वो काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं।
तो लोग कह रहे हैं कि भाई आपने एग्जाम्पशन को चलते हुए ना बस EIA क्लियरेंस लेने की जो पॉसिबिलिटी थी, कि जो कंडीशन थी ना, उसको हटाने की आप कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो दीज आर दी प्रोविजंस। नेक्स्ट है प्राइवेट कंसल्टेशन। जैसे होता है ना कि सरकार का कोई भी पर्सन है, मिनिस्ट्री का कोई भी पर्सन है जो इंडस्ट्रियलिस्ट और पब्लिक के बीच में एक आप कह लो कि कनेक्शन है, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड पब्लिक के बीच में एक कम्युनिकेशन का मेथड है मिनिस्ट्री का कोई भी पर्सन। ठीक है, लेकिन अब जो EIA प्रपोजल्स हैं, जैसे हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट भेजता है कि भाई ये आपका, ये मेरी EIA रिपोर्ट है, मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा और इससे इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुँचेगी, ये सब मैंने इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मैं कितने घंटे काम करूँगा एक दिन में, कितना ज़्यादा रिसोर्सेज का मैं यूज़ करूँगा, कहाँ कहाँ से मैं पानी लूँगा, इस रिवर से पानी लेंगे, इस लेक से पानी लेंगे, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो उस रिपोर्ट में वो लोग लिख देते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है कि भाई अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट वाले हैं दे कैन कंसल्ट दी प्राइवेट कंसल्टेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग द EIA रिपोर्ट्स। और अगर प्राइवेट कंसल्टेंट्स आएंगे तो बेसिकली उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उनकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उसको वो ज़्यादा यूज़ करेंगे और ऐसा रिपोर्ट बना के भेजेंगे जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ना। और ये जो आपकी जो एरियाज़ हैं जहाँ पर खास करके EIA क्लियरेंस चाहिए होती है, दे आर बेसिकली ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज़, वहाँ पर लोग इतने पढ़े लिखे होते नहीं हैं। तो जब आप प्राइवेट कंसल्टेंट्स को बेसिकली यूज़ करना शुरू कर दोगे फॉर प्रिपेयरिंग द EIA रिपोर्ट्स, तो उस वजह से दे कैन मेक द रिपोर्ट वेरी बल्की और हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो इस वजह से भी लोगों में लग रहा है कि भाई प्राइवेट कंसल्टेंट्स को नहीं जो है इंक्लूड करना चाहिए टू मेक द EIA रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके जो है प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्लायंस रिपोर्ट इशू। कंप्लायंस का मतलब है ना बेसिकली चीज़ को मानना। पहले क्या होता था, हर एक इंडस्ट्री को जिसने प्रोजेक्ट लगाया है, चाहे वो माइनिंग है, चाहे वो रिवर वैली है, चाहे वो और कोई इंडस्ट्री है, उसको हर 6 महीने में रिपोर्ट सबमिट करवानी होती थी कि जो जो मैंने EIA रिपोर्ट में लिखा है ना, मैं उन सभी चीज़ों को मान रहा हूँ। ठीक है, पहले ये हर 6 महीने में देनी होती थी, लेकिन अब क्या है, ये आपको हर साल देनी है। तो 6 महीने का टाइम और मिल गया है इंडस्ट्रीज़ को कि जिसमें उनको कंप्लायंस रिपोर्ट भेजनी है। पहले हर 6 महीने भेजते थे, अब हर साल में एक बार भेजनी है। ठीक है, तो इससे भी क्या है, जो एनवायरमेंटल या सोशल या हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस थे, दे कैन गो अननोटिस्ड। हर 6 महीने में रिपोर्ट सेंड करनी एक अलग चीज़ है और हर साल में रिपोर्ट सेंड करनी वो अलग चीज़ है। तो इस वजह से लोग कह रहे हैं कि ये जो ड्राफ्ट आए हैं ना, सारे के सारे मिला के जो भी प्रोविजंस आए हैं, दे आर बेसिकली टू प्रमोट द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। देखो, सरकार तो यही कह रही है कि दे वर इंक्लूडेड टू प्रमोट द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। तो जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा इंडिया में, तो यहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगी, और जब एम्प्लॉयमेंट देंगे तो अल्टीमेटली जो भी हमारा एम्प्लॉयमेंट, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो थोड़ा सा कम होगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, वो खर्च करेंगे, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो चल पड़ेगी बेसिकली, है ना। तो इस वजह से हम लोगों ने चाहा था कि भाई किसी भी इंडस्ट्री को लगने से ज़्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े, तो इसलिए हम लोगों ने हल्की सी EIA की जो कंडीशंस हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया था। लेकिन जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो अदर कम्युनिटीज़ हैं, वो इन लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि आपने जो ये रिलैक्सेशन है वो बहुत ज़्यादा दे दी, इतनी देनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूज़ में था, तो आपको मेंस और प्री पर्सपेक्टिव से चीज़ें पता होनी चाहिए। ये जो ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन का क्वेश्चन है, ये इस बार GS 3 में UPSC के मेंस में आया था लिखने के लिए, है ना। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और प्री पर्सपेक्टिव से तो है ही इम्पॉर्टेंट। उसमें तो आपसे ये चीज़ें एक ही करके पूछ ही सकते हैं कि पहले 6 महीने भेजते थे, अब बताओ कितने साल में, कितने बार साल में रिपोर्ट भेजते हैं EIA कंप्लायंस की। तो ये तो हर में से बन ही सकता है प्री वाला क्वेश्चन तो। और मेंस वाले के लिए आपको चीज़ें हल्की सी क्रक्स में पता होनी चाहिए कि करा क्या है बेसिकली। तो क्रक्स ये है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट लेने की जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी रिलैक्स कर दी गई हैं टू प्रमोट द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ये एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है बाय द FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स।
देखो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। FATF जब हम लोगों ने पाकिस्तान की बात करी थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखेंगे या ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, तो उस टाइम पर भी FATF का जिक्र हम लोगों ने किया था। तो एक बार उसको रिवाइज़ करना, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके हिसाब से जो है FATF का बेसिकली काम क्या होता था ये देख लेते हैं। इसका जो काम है, टू प्रोटेक्ट, टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, कि किसी भी टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए जो भी कंट्रीज़ या कंपनीज काम कर रही है उनको रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, ठीक है। एंड टू प्रिवेंट दी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इनको रोकना भी, इनका यूसेज भी जो है FATF देखती है कि किस कंट्री के पास ज़्यादा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो यही जो FATF है ये इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के ऊपर भी एक रिपोर्ट निकालती है, ध्यान में रखेंगे। तो इसने ये कहा है कि भाई जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो एलिफेंट है, क्रोकोडाइल है, वन हॉर्न राइनोसेरोस है, टाइगर्स हैं, इन सब की जो है इलीगल ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस टाइम में, ठीक है। तो इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल थ्रेट, पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट बन चुका है अभी ये, ठीक है। तो ये रिपोर्ट का नाम क्या है, किसने रिलीज़ करी है, और बेसिकली FATF का काम क्या है, इट इज़ दी ऑब्जेक्टिव। आप लोगों का काम ये है कि आपने देखना है कि FATF कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसलिए होमवर्क दे रही हूँ कि कब इस्टेब्लिश हुई थी और कितने इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट है, इसने देखा क्या की फाइंडिंग्स हैं इसके रिगार्डिंग। इसने ये बोला कि भाई पूरे वर्ल्ड में जो इलीगल ट्रेड है ना वाइल्ड लाइफ का, किसी भी स्पीशी का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ख़ास करके ये जो है करप्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रॉड और टैक्स इवेजन को बेसिकली प्रमोट करने के लिए इसका यूज़ करते हुए ये जो ट्रेडर्स हैं इलीगल ट्रेड करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। तो खास करके जो है क्रिमिनल्स आर फ्रिक्वेंटली मिसयूजिंग द लेजिटिमेट वाइल्ड लाइफ ट्रेड। देखो ऐसा नहीं है कि भाई हर तरीके की स्पीशी में ट्रेड करना इम्पॉसिबल है या फिर इलीगल है, कि किसी स्पीशी का कोई बॉडी पार्ट या फिर किसी स्पीशी को जिसको मारना अलाउड है या उसका ट्रेड करना अलाउड है, तो उसके लिए जो है अलग से रेगुलेशंस हैं। तो ये लेजिटिमेट जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है उसकी आड़ में जो है इलीगल ट्रेड करती हैं कभी काफ़ी सारी कंपनीज, ठीक है। और जिससे होता क्या है, दे कैन जनरेट द रेवेन्यू ऑफ $23 बिलियन अ ईयर। बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये। तो एक साल में सिर्फ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से टोटल पूरे वर्ल्ड में $23 बिलियन की कमाई कर लेना इज़ अ ह्यूज इनकम। तो इसलिए अगर इसका मतलब ये है कि बहुत बड़े लेवल पर जो है ट्रैफिकिंग चल रही है ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, और क्या कहता है, इसने कहा है कि जितने भी आपके ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे अब आप जो है किसी भी स्पीशी को ऑनलाइन बेच सकते हो, जो सोशल मीडिया बेस्ड पेमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे है ना, अमेज़ॉन पे है, तो इसकी यूज़ करके भी आप ट्रेड में पेमेंट कर सकते हो, किसी को ज़्यादा पता नहीं लगता, ठीक है। और ख़ास करके ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में भी आप इसको बेच सकते हो, जैसे अमेज़ॉन है, मतलब अमेज़ॉन पे नहीं बट अमेज़ॉन इज़ अ काइंड ऑफ ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो ऐसे ही कुछ इनके भी होंगे जो ट्रेड करते हैं बेसिकली ताकि अथॉरिटीज़ को ना पता लग जाए। तो इस वजह से भी जो है पूरा का पूरा पोचिंग और हंटिंग वाला जो फिनोमिना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो रिपोर्ट का नाम ध्यान रखेंगे और किसने रिलीज़ की है वो ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट है आपका मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ। मिसाइल पार्क बनाया जाएगा जिसका नाम है अग्निप्रस्थ, टू बी सेटअप एट दी INS कलिंगा, इंडियन नेवल स्टेशन कलिंगा में एक जगह है बेसिकली विशाखापट्टनम वाले एरिया में, वहाँ पर एक मिसाइल पार्क बनाया जाएगा जिसका नाम होगा अग्निप्रस्थ। और इस अग्निप्रस्थ में देखो जितनी मिसाइल पार्क का तरीके से है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो मिसाइल हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं, कब यूज़ इनका हुआ था, कब इनको इंडक्ट किया था मिलिट्री में, कब इनको डीकमीशन कर दिया गया था। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसके बारे में लिखी होंगी हर मिसाइल के नीचे। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिसाइल पार्क की इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। और ये बनाया क्यों गया है, बनाया गया है क्योंकि जितने भी जो भी INS कलिंगा है उसकी इस्टेब्लिशमेंट के बाद में पूरे के पूरे जितनी मिसाइल उसने यूज़ करी हैं
कैसे यूज़ करी हैं, कब यूज़ करी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1981 टिल डेट, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो इसमें दिखाई जाएंगी। इट एम्स टू कैप्चर द ग्लिम्पसेस ऑफ मिसाइल हिस्ट्री ऑफ INS कलिंगा। ठीक है, जितने मिसाइल्स INS कलिंगा ने यूज़ करी हैं या फिर बनाई हैं उन सब को एक तरीके से लोगों को बताने के लिए, और एक तरीके का म्यूज़ियम टाइप सा है ना, तो इस तरीके से जो है ये इस्टेब्लिश किया गया है। और इसका जो मेन फोकस है दैट इज़ P-70 एमेटिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इट वॉज एन अंडर वाटर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल। इट वॉज अ मिसाइल जिसको अंडर वाटर लॉन्च किया गया था टू अटैक अ शिप। और कौन सी शिप से लॉन्च किया गया था इसको? चक्रा से इसको रिलीज़ किया गया था, जो सबमरीन है इंडिया में। ठीक है, INS चक्रा इज़ अ काइंड ऑफ सबमरीन इन इंडिया, इंडियन नेवल सबमरीन। तो यहाँ से उसको लॉन्च किया गया था 1988 और 1991 के बीच में, जब ये सर्विस में रही थी। तो उस टाइम पर यहाँ पर एक चक्रा सबमरीन से ये मिसाइल लॉन्च की गई थी, तो उसको भी यहाँ पर इन लोगों ने पोर्ट्रे किया है, जो एक मेन अट्रैक्शन का पॉइंट है। ठीक है, INS चक्रा की अगर हम बात करें तो INS चक्रा इज़ अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जो उसमें आपका जो बैटरी वगैरह है वो सब कैसे जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है आपकी, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है हल्का छोटा सा, जिसमें से एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उस सबमरीन के उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मिसाइल का नाम क्या है, कहाँ से उसको रिलीज़ किया गया था, क्यों ये बनाया गया है अग्निप्रस्थ, और क्या INS कलिंगा बेसिकली है, कहाँ पर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग। ये नाम ज़रूर ध्यान रखना, मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नाम। चलो नेक्स्ट है INS कलिंगा बेसिकली कहाँ पर है? इट वॉज इन दी अंडर द ईस्टर्न नेवल कमांड लोकेटेड ऑन द विशाखापट्टनम एरिया। ठीक, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, ध्यान रख लेना। दिस इज दी INS कलिंगा का स्टार्टिंग वाला गेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। चलो नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग मनाते हैं ऑफ दी 5 जून। हर साल 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी के दिन 1972 में देयर वाज अ मीटिंग UN यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखो, जैसे हम लोगों ने UNCED की थी 1992 वाली, अभी रिसेंटली 1972 में पहले ये वाली मीटिंग हुई थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, और इसी को ही आगे रूप देने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए UNCED हुई थी 1992 में। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग स्टॉकहोम अग्रीमेंट भी बोलते हैं। स्टॉकहोम अग्रीमेंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, सॉरी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। देखो, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ये है UN कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन भी है, वो डिफरेंट है इससे। देयर इज़ एन अनदर स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो कन्वेंशन है कि पूरे वर्ल्ड में हम लोग जितने भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उनको ना तो यूज़ करेंगे, और उनका जो ट्रेड है वो भी हम लोग थोड़ा सा डिले कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए देयर वाज अ स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये अपने एनवायरनमेंट में किया होगा। और लेकिन ये जो 1972 वाली है दैट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो ध्यान रखना, पेपर में पूछा क्या है, कॉन्फ्रेंस पूछा है कि कन्वेंशन पूछा है, तो उसके हिसाब से आंसर करना। ठीक है, तो 5 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, क्योंकि इसी के दिन ही 5 से 6 जून इन दी 1972 ये मीटिंग चली थी। और अब इसकी जो बेसिकली थीम है अभी वाले की, द थीम इज़ दी बायोडाइवर्सिटी, अ कंसर्न दैट इज़ बोथ अर्जेंट एंड एग्जिस्टेंशियल। हमने नगर वन स्कीम किया है रिसेंट, अभी नगर वन स्कीम का भी वही फोकस था कि एनवायरनमेंट डे में बायोडाइवर्सिटी पर फोकस किया गया है, तो उसी को प्रमोट करने के लिए हमें एक नई स्कीम चलानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 की जो थीम है दैट इज़ फोकस्ड अपॉन द इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि अब इस पर काम करना बहुत अर्जेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, उन सबको ख़त्म करते जा रहे हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना इज़ अ काइंड ऑफ टू प्रमोट दी नेचर्स हेल्थ, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ का प्रेजेंस ही हमारी अर्थ को लिवेबल बनाती है। सिर्फ ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस आर जस्ट 1 in the 7 million स्पीशीज़।
पूरे वर्ल्ड में अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज़ हैं और भी अभी डिस्कवर की जा रही हैं सॉरी। तो हम सिर्फ 1 हैं, 70 लाख स्पीशीज़ में से हम लोग सिर्फ 1 हैं। तो सिर्फ हमारे रहने का हक नहीं है पूरे नेचर में, सभी का हक है रहने का, चाहे वो छोटा से छोटा कीड़ा ही क्यों ना हो, उसका भी कोई ना कोई रोल है इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये सब को ही देखते हुए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम है बायोडाइवर्सिटी रखी गई थी। ठीक है, चलो इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इंडिया ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, #ICommit। ICommit इनिशिएटिव है, नाम से ही क्लियर है कि मैं कमिट करती हूँ। क्या कमिट करते हैं? कमिट ये करते हैं कि भाई हम जो है एनर्जी एफिशिएंसी के रिगार्डिंग काम करेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएंगे, ताकि हमारा जो फ्यूचर हो वो एनर्जी एफिशिएंट हो। ठीक है, तो एक तरीके से ये कैंपेन है, एक अवेयरनेस कैंपेन है, जिसमें लोगों को ये बताया जाएगा कि भाई आप किस तरीके से रोल प्ले कर सकते हो इन एनर्जी एफिशिएंसी। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घरों में LEDs यूज़ कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू वो पीले वाले बल्ब। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो अपनी बिल्डिंग में, है ना, ताकि रेन का पानी जो है वेस्ट ना हो। आप जो है अपने घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगा सकते हो, जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती रहे पूरे घर में, है ना। तो एंड एक्सेट्रा। आप साइकिल्स चलाओ, ज़्यादा व्हीकल का मत यूज़ करो, खास करके जो पेट्रोल और डीजल वाले हैं, है ना। तो इस वजह से क्या है, आपकी जो एनर्जी है एफिशिएंसी वो बढ़ेगी। तो यही कैंपेन चलाया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये कैंपेन चलाया है। और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, EESL। ये हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम किया था और हम लोगों ने उजाला स्कीम करी थी, है ना, तब पढ़ा था हम लोगों ने इसके बारे में। ठीक है, करंट अफेयर की सीरीज़ में ही। ठीक है, तो ध्यान रखना ICommit कैंपेन जो है बेसिकली इट इज़ टू प्रमोट द बिहेवियर ऑफ पीपल रिगार्डिंग द एनर्जी एफिशिएंसी एंड यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, किसने रिलीज़ किया है, क्या टारगेट है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। डे ध्यान में रखना है June 12। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को वही डे करवा रही हूँ जिसको मुझे लगता है कि भाई पूछे जा सकते हैं ये, क्योंकि चाइल्ड लेबर इज़ अ काइंड ऑफ इशू इन दी सोसाइटी। तो चाहे वो सोसाइटी वाला पार्ट हो आपके UPSC के पर्सपेक्टिव से, हरियाणा सिविल सर्विस के पर्सपेक्टिव से, या फिर अदर स्टेट सिविल सर्विस के पर्सपेक्टिव से, चाइल्ड लेबर सोसाइटी के तरफ से भी यूज़ है। इसका पॉलिटी में भी जिक्र किया जाता है, इसका इकॉनमी में भी जिक्र किया जाता है। तो क्या है, ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा इशू। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इसके अगेंस्ट एक डे भी मनाया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशंस, दैट इज़ ऑन दी June 12। ठीक है, चलो पहली बार लॉन्च किया गया 2002 में। देखो जितनी भी ये डेज़ होते हैं ना, जिनका ये 12 जून है, कोई 13 जून है, ये आपको ना सिंपल ऐसे रट्टा मारने से याद नहीं रहेंगे जब तक आप लोग इसके साथ कोई स्टोरी बिल्डअप नहीं करोगे, है ना। जैसे आपके किसी की दोस्त का बर्थडे हो 12 जून को, तो उसके रिगार्डिंग आप उसको जोड़ सकते हो कि भाई चाइल्ड लेबर, और मतलब कुछ भी ऐसा निमोनिक बना के। तो जब तक आप किसी भी डे की स्टोरी बिल्डअप नहीं करोगे तब तक वो ज़्यादा देर के लिए याद नहीं रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि एक स्टोरी फॉर्म में याद रखना है आपने इसको, कोई भी निमोनिक अपनी तरफ से बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो डे है दैट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन द 2002 बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया था, जिसका मकसद ये था कि अवेयरनेस फैलानी और टू प्रिवेंट द चाइल्ड लेबर। ठीक है, चाइल्ड लेबर अगर हम इंडिया में बात करें तो चाइल्ड लेबर लेस देन 14 ईयर का जो बच्चा है दैट इज़ कंसिडर्ड एज चाइल्ड। ठीक है, तो 14 ईयर्स से नीचे कोई भी बच्चा कहीं पर भी नहीं काम करेगा, एक्सेप्ट सिर्फ किस में काम कर सकता है, इन दी फैमिली एंटरप्राइजेज, वो भी आफ्टर स्कूल। अगर स्कूल लगा के आ गया है तो वो फैमिली वाले बिजनेस में हाथ बटा सकता है, और या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो काम कर सकता है, मूवी में, सीरियल्स में, तो उसमें वो काम कर सकता है इफ़ मतलब इवन इफ़ ही और शी इज़ लेस देन 14 ईयर्स। तो इसमें दोनों में काम कर सकते हैं और किसी जगह पे काम नहीं कर सकते। और 14 to 18 काम नहीं कर सकते इनटू दी हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़। हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ में 18 साल से नीचे आप काम नहीं कर सकते हो, उसके बाद आपको काम करने की परमिशन है। ठीक है, तो इंडिया में 14 ईयर से नीचे का जो पर्सन है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड।
और अगर हम इंडिया की बात करें तो देयर इज़ अ आर्टिकल 24 इन दी फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिवेंट करता है अगेंस्ट दी चाइल्ड लेबर, कि किसी भी बच्चे को चाइल्ड लेबर नहीं करवाई जाएगी। ये जो टाइम है उसका पढ़ने का टाइम है, उसकी ग्रोथ का टाइम है। ठीक है, चलो इसकी अगर हम थीम देखें तो थीम बेसिकली है कोरोना के रिगार्डिंग, क्योंकि कोरोना ने काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयमेंट है वो छीन ली है। तो जो बच्चे होते हैं बेसिकली दे आर वेरी इजी टू हैंडल, ज़्यादा बार्गेनिंग पावर भी नहीं होती है इनकी। तो जो एम्प्लॉयर होता है, जिनको एम्प्लॉय करता है, वो चाहता है कि भाई ये बच्चों को ये एम्प्लॉय करे, ठीक है, ताकि इससे ज़्यादा डिमांड ना करें चीज़ों की। तो इसीलिए कोरोना की वजह से चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पूरे वर्ल्ड में। तो दैट इज़ कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, क्योंकि अब इनके लेबर में जाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि जो है इनकम कम होगी पूरी फैमिली की। ठीक है, तो इनकम कम हो गई है तो खाने के लिए थोड़े से रिसोर्सेज कम पड़ गए हैं, तो अब सभी को काम करना पड़ेगा, तब जाके खाने के लिए घर में अनाज वगैरह आएगा। तो इस वजह से चाइल्ड लेबर प्रमोट होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना लॉकडाउन। तो इसीलिए हम लोगों को बचाना है चाइल्ड लेबर को मोर देन एवर। और अगर हम SDGs की बात करें, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो दैट इज़ टारगेट 8.7 अंडर द गोल 8, जिसमें पूरे चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना है हमें इन ऑल इट्स फॉर्म बाय 2025। ये इंपॉर्टेंट है कि 2030 नहीं है, 2025 है जब तक हमें चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका सत्यभामा पोर्टल। सत्यभामा पोर्टल है, लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी एक देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, मत याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, बस सत्यभामा पोर्टल ध्यान रख लो, नाम इसका ये है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया है। और ये जो पोर्टल है काइंड ऑफ वेबसाइट जो लॉन्च किया है NIC ने, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, NIC बेसिकली काम क्या है इस पोर्टल का, किसी भी अगर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको अगर कहीं पर माइनिंग करनी है तो जो प्रोजेक्ट का प्रपोजल है वो किसको भेजेगा, थ्रू दिस पोर्टल भेजेगा, है ना। हम ऐसे देख लेते हैं, सत्यभामा पोर्टल जो प्रपोजल है वो भेजे जाएंगे फ्रॉम द इंडस्ट्रियलिस्ट इस पोर्टल पर, और इसको जो परमिशन है वो भी इसी पोर्टल पर मिल जाएगी। और साथ में इस पोर्टल के इस पोर्टल के होते हुए जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स आपने मतलब किसी भी इंडस्ट्रीज ने लगाए हैं उसकी मॉनिटरिंग, या फिर उसको कैसे कैसे जो फंड मिले हैं, ग्रांट मिली है, उसको कैसे यूटिलाइज वो कर रहा है, उस सब की जो जानकारी है उसको इस पोर्टल पर रिलीज़ करनी है, ताकि उस इंडस्ट्रियलिस्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको मॉनिटर कर सके सरकार। ठीक है, तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने रिलीज़ किया है टू हैव द सिंगल विंडो क्लियरेंसेज ऑफ द प्रपोजल ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, और जितने भी फंड या ग्रांट है उनको मॉनिटर या रेगुलेट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए भी इस पोर्टल को यूज़ किया जाएगा। डेफिनेशन फुल फॉर्म जो भी होगी मत याद रखना यार, याद रहती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इतनी सारी फुल फॉर्म्स हैं कि अब तो दिमाग ही चकरा रहा है ना। तो जितनी याद रहती हैं कर लो, अदरवाइज सत्यभामा वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं याद करने की। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे। ये तो हम लोगों को पता ही है, हम तो काफ़ी बार इसमें पढ़ते हैं चीज़ों को। दैट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन दी 21 ऑफ जून एवरी ईयर। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने 2014 में ये डिक्लेयर किया था कि हम लोग 21 जून को अब योगा डे मनाएंगे ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ इंडिया। इस डे को योगा डे मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी, योगा फॉर दी हेल्थ, योगा एट होम। मतलब आपको योगा तो करना है लेकिन वो सिर्फ घर पे ही करना है, क्योंकि कोरोना की वजह से बाहर थोड़ा सा जाना दूभर था उस टाइम पर। 2020 की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो उस टाइम पर लॉकडाउन लगा हुआ था, तो योगा फॉर दी हेल्थ, योगा एट होम। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन की सिचुएशन थी उस टाइम पर, तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड के लिए ही ये थीम जो है सूटेबल साबित होती है। ठीक है, तो थीम ध्यान रखना, डे ध्यान रखना, कौन मनाता है, यूनाइटेड नेशंस मनाता है। नेक्स्ट है मारीच। मारीच इज द एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम, है ना। एंटी टॉर्पीडो मतलब अगर कोई भी टॉर्पीडो लॉन्च किया है किसी भी एनिमी शिप ने या एनिमी सबमरीन ने, उसको पहले ये जैसे ही इसको बताएगा कि भाई टॉर्पीडो आ रहा है हमारी तरफ और कैसे हमें क्या काउंटर मेजर लेना है, ये सब भी ये मारीच सिस्टम में इंक्लूडेड होगा।
ठीक है, तो मारीच इज़ अ काइंड ऑफ एडवांस्ड एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम दैट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग फायर्ड फ्रॉम ऑल द फ्रंट लाइन शिप्स। जितनी भी हमारी शिप्स हैं, चाहे वो INS कोलकाता है, चाहे INS कोई भी है, INS शिवालिक है, INS कावेरी है, तो इन सब से ये लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, और इन सभी शिप में इसको इंडक्ट भी किया गया है, जिसमें बेसिकली ये सारे काम करते हैं कि कोई भी जो टॉर्पीडो है वो किसी एनिमी कंट्री का इंडिया की शिप्स को हार्म ना पहुंचा पाए। ठीक है, तो इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय द DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, and it is capable of detecting, locating and neutralizing any incoming torpedo। टॉर्पेडो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, और अल्टीमेटली न्यूट्रलाइज कैसे करना है, उस सिस्टम में सभी चीज़ें जो हैं इंक्लूडेड हैं। देखो ये सिस्टम है, बेसिकली ये टॉर्पेडो नहीं है, इट इज़ ए एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम। सिस्टम का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि भाई कितनी उसमें कितना रेंज पर वो पता लगा पाएगा कि टॉर्पेडो आ रहा है, कैसे उसका जो फंक्शन है वो ये बताएगा कि भाई अल्टीमेटली ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं और इसको हम इस तरीके से काउंटर कर सकते हैं, है ना। या तो हम टॉर्पेडो लॉन्च कर देंगे उसके खिलाफ ही, या फिर हम लोग कोई मिसाइल लॉन्च कर देंगे टॉर्पेडो के खिलाफ ही, तो ये सब उस सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम। तो मारीच एक सिस्टम है, टॉर्पेडो नहीं है। हमने करंट अफेयर की सीरीज़ में एक वरुणास्त्र किया था, अगर आपको याद हो तो। वरुणास्त्र, इट वॉज द इंडिजिनस टॉर्पेडो ऑफ इंडिया, इट वॉज द इंडिजिनस टॉर्पीडो ऑफ इंडिया, जो इंडिया ने खुद बनाया था, जिसकी हेल्प से इंडिया ने पूरे के पूरे जो भी टॉर्पीडोज़ हैं उसका इंपोर्ट रोका था कि भाई हमें किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से वरुणास्त्र एक टॉर्पीडो था, लेकिन जो मारीच है दैट इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम। ठीक है, चलो अगर हम टॉर्पीडो की बात करें तो देखो इस तरीके से टॉर्पीडो होता है कि नहीं, ये बेसिकली आपकी सबमरीन है, ये एक तरीके का टॉर्पीडो है। अ टॉर्पीडो इज़ अ सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर मिसाइल। एक अंडर वाटर मिसाइल है एक तरीके से, जो किसी भी शिप को हिट कर सकती है, कि सबमरीन को हिट कर सकती है, एंड एयरप्लेन उसको भी हिट कर सकती है। ठीक है, सॉरी हिट नहीं कर सकती, वहाँ से लॉन्च की जा सकती है, चाहे वो सरफेस वेसल हो, चाहे वो शिप हो, सबमरीन हो या एयरप्लेन हो, वहाँ से इसको लॉन्च कर सकते हैं अंडर वाटर। ये अंडर वाटर चलती है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक सबमरीन में, हर एक शिप में क्या होगा, मारीच लगा होगा, जो कि ये बताएगा कि भाई टॉर्पेडो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितनी डिस्टेंस पे रह गया है। तो उसको देखते हुए क्या चीज़ करनी है, कैसे काउंटर मेजर्स लेने हैं, हाउ टू अप्लाई द काउंटर मेजर्स, ये सब भी उस सिस्टम में डिसाइड किया जाएगा। मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा, टॉर्पेडो को लॉन्च किया जाएगा टू उसको टू कंपनसेट द इनकमिंग टॉर्पेडो। ठीक है, टॉर्पेडो ध्यान में रखना, सिस्टम ध्यान में रखना। इंडिया वाले का वरुणास्त्र टॉर्पेडो है, मारीच टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम है। ठीक है, और टॉर्पेडो का बेसिकली मीनिंग क्या होता है ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट है आपका, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द चेंज ऑफ डेफिनेशन ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़। ये बेसिकली इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको डिसाइड करने के लिए कि कौन सी इंडस्ट्री माइक्रो है, कौन सी इंडस्ट्री स्मॉल है, कौन सी इंडस्ट्री मीडियम है, उस सबको पहले किसी और क्लासिफिकेशन से देखते थे, लेकिन अब जो है रिवाइज्ड गाइडलाइंस आ गई हैं, रिवाइज्ड डेफिनेशंस आ गई हैं। ठीक है, पहले आपको माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज जो थी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों अलग अलग होती थी। अगर कोई ऐसी MSME है जो मैन्युफैक्चर करती है, उसने अगर इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम लगाई है तो दैट वुड बी माइक्रो इंडस्ट्री। अगर 5 करोड़ से कम है तो स्मॉल इंडस्ट्री। 10 करोड़ से कम लगाई है तो फिर आपकी मीडियम इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग वाली। सर्विस वाली अगर इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है तो वो माइक्रो है, 2 करोड़ से कम है तो स्मॉल है, 5 करोड़ से कम है तो मीडियम है। ये तो थी पहले की क्लासिफिकेशन, ये तो अब याद नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो नई वाली है वो ध्यान में रखनी है। पहले जो एक क्लासिफिकेशन थी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस वाली में, वो ख़त्म कर दी गई है। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए ही सेम कंडीशंस हैं। और कंडीशंस किस किस बेसिस पर हैं? कंडीशंस आर ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा लगाया गया है टू स्टार्ट द इंडस्ट्री, एंड टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब बेसिकली टोटल सेल्स ऑफ द इंडस्ट्री, है ना। और इन्वेस्टमेंट का बेसिकली है कितना पैसा टू स्टार्ट द ऑपरेशंस लगाया गया है। ठीक है, तो दोनों ही, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विसेज हो, अगर इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट ध्यान रखेंगे, टर्नओवर अपने आप ध्यान हो जाएगा।
इन्वेस्टमेंट है माइक्रो के लिए 1 करोड़, स्मॉल के लिए 10 करोड़ और मीडियम के लिए 20 करोड़। तो आपको ये 1 करोड़, 10 करोड़ और 20 करोड़ ध्यान में रखना है और हर इन्वेस्टमेंट को आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 इंटू 5 5 करोड़ टर्नओवर, 10 इंटू 5 50 करोड़ टर्नओवर और 20 इंटू 5 100 करोड़ टर्नओवर। तो अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट का प्राइस याद है तो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस वाले का, तो टर्नओवर आपको इजीली ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यार ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत स्मॉल लेवल पर काम करती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है ये। जैसे फॉर एग्जांपल अगरबत्ती मेकिंग इंडस्ट्री, बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्री, पटाखा मेकिंग इंडस्ट्री, तो दीज आर दिस माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं फैमिली वाले ही काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं आती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है, इसका मतलब उसके पास पैसे ऑलरेडी कम है, तभी उसने माइक्रो इंडस्ट्री लगाई है। तो इसको जो अलग से बेनिफिट्स हैं वो सरकार देती रहती है। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक जो लोन देती है, एक प्रोविज़न होता है उसमें PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले क्लासेस में। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब उस सेक्टर में जो लेंडिंग रेट्स हैं, जो इंटरेस्ट रेट हैं लोन देने के लिए, वो भी हल्के से कम होंगे। और ख़ास करके हर बैंक को कम से कम जो 40% ऑफ देयर क्रेडिट, मतलब अगर उनको 100 रुपये लोन देना है टोटल किसी भी पूरे सेक्टर्स को मिला के, तो उसमें से जो 40% है वो PSL में जाना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। और PSL में आते हैं आपके MSMEs वाले भी। तो MSME सेक्टर ऑल्सो कम्स अंडर दी PSL। इसकी वजह से इनको लोन में हल्का सा इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, तो लोन इजीली इनको चीप रेट्स पर मिल जाता है। साथ में कुछ टैक्स में बेनिफिट्स भी सरकार इनको देती है ना। तो इस वजह से क्या है, MSMEs को ढंग से चालू रखने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। ठीक है, तो आपको इसकी नई डेफिनेशन ध्यान में रखनी है जो जून में इम्प्लीमेंट हो गई थी। अब इसको इसी तरीके से क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। ठीक है, चलो हम करना क्यों चाह रहे हैं ये, वाई वी अमेंड द डेफिनेशंस। जो MSME है ना, MSME जो है पूरे इंडिया की 29% ऑफ GDP में कंट्रीब्यूट करती है। अगर पूरे इंडिया में 100 रुपये बने हैं, 100 रुपये की चीज़ बनी है टोटल, तो 29 रुपीज़ की जो चीज़ है वो MSMEs के थ्रू बनाई गई है। और ये जॉब्स प्रोवाइड करती है, 110 मिलियन जॉब्स ये बेसिकली प्रोवाइड करती है सभी लोगों को। और पूरे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसका जो 48% है दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द MSME। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दी MSME सेक्टर अलाइव, ताकि इनको लोन मिलता रहे इजीली, इनको वर्किंग कंडीशंस अच्छी होती रहें, इनको जो है लोन लेने के लिए यहाँ पर भटकना नहीं पड़े, बैंक खुद इनको लोन देने आए क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ PSL। और हर बैंक को अपने जो PSL है उसको मेंटेन करके रखना होता है। हर साल उसको 40% ऑफ देयर लोन इन PSL में देना ही देना होता है, जिसमें MSMEs ऑल्सो अ पार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है जिसमें इसने बोला है कि इंडिया अकाउंट्स टू 45.8 मिलियन मिसिंग फीमेल्स। ठीक है, तो रिपोर्ट का नाम देख लेते हैं बेसिकली क्या है। रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020। ये रिपोर्ट ध्यान में रखेंगे किसने रिलीज़ करी है, UNPF ने, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने। रिपोर्ट का नाम या ध्यान रखेंगे, किसने रिलीज़ करी है ये ध्यान रखेंगे। और हाइलाइट्स क्या हैं, बेसिकली हाइलाइट्स ये हैं कि इसने बताया कि पूरे इंडिया में जो है पिछले 50 साल का डेटा अगर हम देखें तो अराउंड 45.8 मिलियन, अराउंड 46 मिलियन जो है गर्ल्स, अराउंड 4.6 करोड़ जो गर्ल्स हैं वो मिसिंग है। या तो उनको जन्म से पहले ही मार दिया गया है या फिर उनको जन्म के बाद मारा है। ठीक है, तो देयर कैन बी फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, और या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड कि उनको 1 साल का होने से पहले ही मार दिया गया है। तो इन सब की वजह से जो है इंडिया में ये जो 4.6 करोड़ फीमेल्स ने आना था दुनिया में, इंडिया में, वो नहीं आ पाई। ठीक है, तो इसने एक काफ़ी आपकी कह लो कि भयावह मंजर है क्योंकि इंडिया में सेक्स रेशो ऑलरेडी बहुत लो है। तो 50 सालों में इतनी ज़्यादा जो गर्ल्स पैदा होनी थी वो नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जहाँ पर मेल प्रेफरेंस है, मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस है कि भाई लड़का चाहिए है ना। तो इस वजह से क्या है, चीज़ें हल्की सी पेट्रियार्कल हैं।
तो यही कहता है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट भी इंडिया के बारे में। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कहता है कि इट इज़ मेनली ड्यू टू क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ पोस्ट नेटल एंड प्री नेटल सेक्स सिलेक्शन। जन्म होने से पहले और जन्म होने के बाद में जो जेंडर का पता लगाया जाता है कि भाई लड़का है कि लड़की है, तो उसके बेसिस पर ही जो है लड़कियों को मारा गया है इन इंडिया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे क्या इस रिपोर्ट का नाम है, किसने रिलीज़ किया है, और अल्टीमेटली क्या इसने मेजर फाइंडिंग्स करी थी। ये जो फाइंडिंग है यू कैन राइट इन द मेंस पर्सपेक्टिव, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो जो मेंस आंसर हैं आप उसमें इसको इजीली कोट कर सकते हो व्हेन एवर यू आर डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन ऑफ फीमेल्स इन इंडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका नेशनल एक्शन प्लान फॉर द ड्रग डिमांड रिडक्शन, NAP फॉर द DDR विच इज़ ड्रग डिमांड रिडक्शन। इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ मॉसजे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जिसका जो नाम है दैट इज़ नशा मुक्त भारत इज़ अ कैंपेन। ठीक है, एक तरीके से यार ये एक एक्शन प्लान है जिसमें जो मॉसजे है, ध्यान रखेंगे ड्रग डिमांड वाला ना कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है ना ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये मॉसजे है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग ध्यान रखें क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो मॉसजे ने बेसिकली ये एक एक्शन प्लान लॉन्च किया है जिसके अंदर जो इंडिया में टोटल 272 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं बाय द ड्रग अब्यूज़, उनको उन डिस्ट्रिक्ट्स को कम से कम ड्रग लेने के लिए प्रमोट किया जाएगा, उनका जो ड्रग अब्यूज़ है वो रोका जाएगा। चाहे वो ड्रग की सेलिंग को रोका जाए, चाहे लोगों को अवेयर करवाया जाए, तो कुछ भी करवाया जाए लेकिन कम से कम ड्रग अब्यूज़ को रोकना पड़ेगा हमें उन 272 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, और जो नोडल एजेंसी है ये हम लोगों को पता ही है, नोडल एजेंसी इज़ दी मॉसजे। चलो अगर हम देखें कि कैसे करेंगे ड्रग अब्यूज़ की प्रिवेंशन, पहला है असेसमेंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम। देखेंगे कि भाई जो प्रॉब्लम है वो कितनी ज़्यादा गहरी है, क्या यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ यूथ ड्रग लेते हैं या फिर जो है ज़्यादा अडल्ट्स मोर देन 40 ईयर्स वो ड्रग्स लेते हैं, है ना। तो ये एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम का पता लगाना होगा। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंटिव एक्शंस, कौन कौन से जो एक्शंस हैं उनको हम लोग लगाएं जिसकी वजह से ड्रग मिले ही नहीं मार्केट में, लोगों तक वो पहुंचे ही नहीं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन। फिर है ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, जो भी ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन करनी, ट्रीटमेंट करना, दैट इज़ अ काइंड ऑफ इन दी प्लान। नेक्स्ट है डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है इसके रिगार्डिंग, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इसके रिगार्डिंग। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इस प्लान में इंक्लूड किया गया है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मॉसजे है वो अपना पूरी तरीके से मशीनरी यूज़ करेगा कि भाई पूरे इंडिया में जो ड्रग की प्रॉब्लम है, जिससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूथ या फिर मोर देन 40 ईयर्स ऑफ पॉपुलेशन के जो भी पर्सनस हैं विच आर अफेक्टेड, उनको भी उस कंडीशन से बाहर निकाला जाए, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ फ्यूचर ऑफ इंडिया, है ना। अगर यूथ ड्रग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए तो फ्यूचर ऑफ इंडिया ख़त्म है। तो इस वजह से चाहे उनका ट्रीटमेंट हो, चाहे रिहेबिलिटेशन हो, चाहे अवेयरनेस फैलानी हो, तो ये सब भी दे आर द पार्ट ऑफ प्लान। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका HRD मिनिस्टर लॉन्चेस द युक्ति 2 पोर्टल। युक्ति 2.0 है बेसिकली यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, विद टेक्नोलॉजी एंड विद इनोवेशन। ठीक है, अलग से एक और फुल फॉर्म आ गई है, इसकी तो याद रखनी है आपने, दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, याद रखनी है इसको। तो ठीक है, बेसिक मकसद युक्ति प्लेटफॉर्म का ये है कि इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में लोग पढ़ रहे हैं वो ये देखें कि भाई हम लोग कोरोना को किस तरीके से हरा सकते हैं, कुछ सोल्यूशन निकालें, है ना। इट इज़ द यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, क्योंकि जो यूथ है उसका जो सोचने की शक्ति है, जो इनोवेटिव कैपेसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स, है ना, एज़ कम्पेयर टू जो ओल्ड एज है। जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर जो काम कर रहे हैं, उनको ये देखना है कि वो किस तरीके से कोविड-19 क्राइसिस को चैलेंज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? HRD मिनिस्ट्री, विच इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कहीं पर HRD लिखा है समझ आना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया गया अभी। तो युक्ति का फुल फॉर्म क्या है, इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलो
नेक्स्ट है नो अंबुबाची मेला एट कामाख्या टेम्पल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ कामाख्या टेम्पल। तो एक कामाख्या टेम्पल है कहाँ? दिस इज इन दी आसाम। ठीक है, और यहाँ पर जो मेला लगता है उसका नाम है अंबुबाची मेला। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल न्यूज़ में रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये कामाख्या टेम्पल है आसाम वाले एरिया में, जो इट इज़ वन ऑफ दी 51 शक्ति पीठ्स। ठीक है, जो भी अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी, अगर जो सती थी, शिव जी की जो पत्नी थी, उन्होंने अपने आप को सेल्फ इमोलेट कर लिया था, तो उनका जो हर एक बॉडी पार्ट है उसको कट कर दिया गया था बाय द विष्णु। देयर इज़ अ काइंड ऑफ मैथोलॉजिकल स्टोरी, आई मे बी रॉन्ग कि किसने कट किया था, बट जो शक्ति पीठ हैं वो बनाए गए थे जहाँ जहाँ पर जो सती के बॉडी पार्ट्स गिरे थे। ठीक है, कहीं पर हाथ गिरा है तो वहाँ पर शक्तिपीठ बना दिया गया, पैर गिरा है तो शक्तिपीठ बना दिया गया। तो कामाख्या इज़ वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ जो इंडिया में सिचुएटेड है। ठीक है, इसके लिए इसके पीछे की जो मैथोलॉजी है यू कैन रीड ऑन योर ओन। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, गूगल पे मिल जाएगी आपको, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट पेपर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि पेपर में मैथोलॉजिकल क्वेश्चंस नहीं आते। बट आपको ये जो मेला है इसका नाम ध्यान में रखना है, और ये किस टेम्पल में किस टेम्पल के प्रीमाइसेस पर लगता है वो ध्यान में रखना है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पूरी जो हिस्ट्री ना कामाख्या टेम्पल की, अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें तो कभी भी एक ऐसा साल नहीं आया है जिसमें अंबुबाची मेला ना लगा हो, लेकिन ये पहली बार हुआ है बिकॉज ऑफ द कोरोना। यहाँ पर अंबुबाची मेला को लगाने की परमिशन नहीं दी गई थी। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलो, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। देखो, ये कई सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं उन्होंने क्या बोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है अभी रिपोर्ट। देखो, जून 2020 की है ना, तो पेपर वगैरह आपका जून 2021 में भी हो रहा है कोई, तो उस रिपोर्ट में क्या बोला गया था ये नहीं पूछेगा कोई, लेकिन रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी ये ज़रूर पूछेगा आपसे कोई। तो दिस रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसने बेसिकली क्रक्स क्या था, कहा क्या था इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में इसने ये कहा था कि इंडिया में इस पेंडेमिक के बाद जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, ये तो हमें पता है, अगर लॉकडाउन खुल गया तो इकॉनमी चल पड़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ तो आना ही है उसमें। तो इसमें इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है इतना, बस आपको ध्यान में रखना है ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ करता कौन है? अंकटाड। ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। चलो, नेक्स्ट है फसाए का फूड सेफ्टी इंडेक्स। फूड सेफ्टी इंडेक्स है, कौन रिलीज़ करता है? फसाए ही करता होगा, बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, है ना, ऑफ इंडिया। फसाए का फुल फॉर्म ही ये है। इसमें देखते हैं कि फर्स्ट स्टेट कौन आया है। द स्टेट जो गुजरात है वो फर्स्ट आया है, तमिलनाडु सेकंड है, और महाराष्ट्र आपका थर्ड है। इसका मतलब गुजरात वाले स्टेट में जो खाना है उसमें कोई भी जो मिनरल है, जो भी न्यूट्रिशन है, जो सेफ प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है, तो गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ध्यान में रखेंगे फूड सेफ्टी इंडेक्स, जो कि रिलीज़ किया है आपका फसाए ने। ठीक है, हाइलाइट्स ये हैं कि जो पैरामीटर्स हैं किस बेसिस पर बोला गया है कि जो गुजरात है वो फर्स्ट है, तमिलनाडु सेकंड है, महाराष्ट्र थर्ड है। पहला तो है फूड टेस्टिंग फैसिलिटीज़, किस स्टेट में ज़्यादा टेस्टिंग लैब्स हैं कि भाई पता लगा पाएँ कि इस फूड में कोई हार्मफुल सब्सटेंस है या नहीं है। सेकंड है ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोग काम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ फूड सेफ्टी, और उसके बारे में डेटा निकालना। थर्ड है कंप्लायंस, जो भी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करी है फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग, उसको कौन कौन कंप्लाई कर रहा है, किस स्टेट में कंप्लायंस ज़्यादा है, तो उसका मतलब वो फूड सेफ्टी में रैंक अच्छा ले जाएगा। फोर्थ है ट्रेनिंग, लोगों की ट्रेनिंग करना कि भाई आपको जो है फूड सेफ्टी को प्रमोट करना है, कोई भी चाहे इंडस्ट्री है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो वो भी अपने जो लेवल से हैं वो भी फसाए के अकॉर्डिंग ही रखें। और फिर है आपका कंज्यूमर एम्पावरमेंट। कंज्यूमर एम्पावरमेंट, कंज्यूमर को ये बताना कि भाई आपको फूड की अगर चेकिंग करवानी है तो आप कहाँ जा सकते हो, और साथ में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना कि वो क्वेश्चन भी उठा सके कि ये जो फूड है वो सेफ़ नहीं है या सेफ़ है। ठीक है, तो ये 5 पैरामीटर्स आपने ध्यान रखने हैं, फूड टेस्टिंग फैसिलिटीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज, कंप्लायंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, बिसाइड्स द कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ठीक है, चलो, की फाइंडिंग्स इसके ये हैं कि अगर हम स्मॉलर स्टेट्स की बात करें, जो छोटे स्टेट्स हैं उनमें जो गोवा है उसने टॉप किया है, फॉलोड बाय द मणिपुर एंड मेघालय।
गोवा फर्स्ट है स्मॉलर स्टेट्स में, मणिपुर सेकंड है एंड मेघालय इज़ एट दी थर्ड। और जो यूटी अगर हम बात करें, यूटी की जो क्लासिफिकेशन है उसमें चंडीगढ़ एज दी फर्स्ट नंबर, दिल्ली इज़ एट दी सेकंड एंड अंडमान आइलैंड्स एट दी थर्ड। टोटल अगर आपने ध्यान में रखना है तो ये जो लार्जर स्टेट्स हैं उनमें कौन 1 to 3 है, जो आपके स्मॉलर स्टेट्स हैं उनमें कौन 1 to 3 है, और जो यूटीज़ हैं उनमें कौन 1 to 3 है। 1 to 3 नहीं भी याद रहें तो कम से कम टॉप ध्यान में रख लेना, इसका गुजरात ध्यान में रख लेना, इसका गोवा ध्यान में रख लेना और इसका चंडीगढ़ ध्यान में रख लेना, बस। ठीक है, 1 to 3 नहीं भी याद होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 तो कम से कम हमें याद ही होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका जया जेटली टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड। एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जून महीने में बाय दी गवर्नमेंट, जिसका नाम था जया जेटली टास्क फोर्स। इसका बेसिकली काम ये है कि जितने भी इश्यूज़ ऑफ विमेन है या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग चीज़ों को सर्वे करना और अल्टीमेटली सरकार को रिकमेंड करना कि भाई इन इश्यूज़ को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर हम देखें कि भाई किस किस के बारे में क्या इसकी टर्म ऑफ रेफरेंसेस हैं, व्हाट आर दी टर्म ऑफ रेफरेंसेस, किस किस के बारे में ये पता लगाएगी। तो ये लोअर मटर्नल मोर्टेलिटी रेट के लिए चीज़ें बताएगी कि भाई सरकार को ये करना चाहिए, कैसे हम किसी भी एरिया में विमेन का या फिर चिल्ड्रन का जो है न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में रिकमेंडेशंस ये देगी। ठीक है, और लास्ट में इम्पॉर्टेंट है द एज ऑफ मैरिज एंड एज ऑफ मदरहुड। इंडिया में अभी फॉर द गर्ल्स द एज ऑफ मैरिज इज़ 18, लीगल एज ऑफ मैरिज इज़ 18 एंड फॉर द बॉयज़ दिस इज़ 21। तो देर आर काफ़ी ज़्यादा एक इशू चल रहा है कि भाई वाई नॉट द एज ऑफ द वेमेन शुड ऑल्सो बी इंक्रीज टू 21, क्यों ना लड़कियों की शादी की एज भी 21 कर दी जाए। वाई इट इज़ कंसिडर्ड कि भाई जो लड़की है वो जल्दी मेच्योर हो जाती है या फिर उसकी शादी जल्दी होनी चाहिए, लड़की छोटी होनी चाहिए लड़के से, है ना। तो ये एक स्टीरियोटाइप है ना। तो इस चीज़ को भी हटाने के लिए सरकार ने बोला है कि आप बताओ कि क्या आपको लगता है कि जो एज ऑफ मैरिज है वो सिमिलर होनी चाहिए या फिर इतनी ही ठीक है, कि क्या बताओ कि क्या 18 और 21 का जो ये इशू है वो ठीक रहेगा या फिर उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में रिकमेंड करेगी, मदरहुड के बारे में रिकमेंड करेगी, क्योंकि जितनी जल्दी शादी होती है जो मदरहुड जो आपके बच्चे होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इफ़ यू हैव डन दी चाइल्ड मैरिज देन दी पॉसिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन इज़ मोर, है ना, जो है पॉसिबिलिटी और चिल्ड्रन इज़ मोर। तो इससे क्या पॉपुलेशन ब्लास्ट होता है और जो फीमेल है उसकी हेल्थ को भी हार्म पहुंचता है, क्योंकि बहुत छोटी एज में है जो उसको प्रेगनेंसी और डिलीवरी से गुजरना पड़ा है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये डिस्कस करने के लिए जया जेटली जो टास्क फोर्स है वो बिठाई गई है बाय द गवर्नमेंट। तो आपने 3 इशू ध्यान में रखने हैं, एमएमआर को लोअर कैसे करना है, न्यूट्रिशन लेवल को कैसे इंप्रूव करना है, और एज ऑफ मैरिज और मदरहुड को जो भी इश्यूज़ हैं क्या उनकी एज होनी चाहिए और क्या इश्यूज़ हैं उनके बारे में रिकमेंड करेगी। ठीक है, अगर हम देखिए एमएमआर के बारे में, तो एमएमआर का बेसिकली मतलब क्या है कि कितने अमाउंट ऑफ मदर डेड हो गई हैं वाइल गिविंग दी बर्थ टू अ चाइल्ड। तो कितनी जो है नंबर ऑफ रजिस्टर्ड मटर्नल डेथ पर 1 लाख रजिस्टर्ड लाइव बर्थ। अगर 1 लाख बच्चे पैदा हुए हैं तो उसमें से उनको जन्म देते टाइम कितनी ज़्यादा फीमेल्स डेड हो गई हैं, दैट इज़ दी मटर्नल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो अगर हम अभी बात करें इंडिया में, तो इंडिया में एमएमआर इज़ अराउंड 113 पर 1 लाख। ठीक है, देखो ये जो डेटा है ना, दैट डेटा इज़ अकॉर्डिंग टू द एसआरएस सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये भी आपका वही निकालता है जो एमएचए के अंडर है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसी का ही डेटा है। बट क्या है ना, इंडिया में कई सारे सर्वेज हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, तो जो एमएमआर है वो किसी के अकॉर्डिंग कुछ हो सकता है, किसी के अकॉर्डिंग कुछ हो सकता है। तो दैट इज़ काइंड ऑफ 113 पर 1 लाख अकॉर्डिंग टू दिस सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो एमएमआर को बताता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और आपको मेंस में अगर कोट करना है तो यू कैन राइट दी अराउंड 113 और अराउंड 120, है ना। ये भी बहुत ज़्यादा है, इसको भी हमें 70 तक लेकर आना है। तो एसडीजी है हमारा, दैट इज़ टू लोअर डाउन दी एमएमआर टू 70 पर 1 लाख, है ना, एसडीजी जो गोल है हमारा। ठीक है, तो 70 से ऊपर जो भी है वो बहुत ज़्यादा है, तो गोल हमारा 70 ही, ये ध्यान में रखेंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको JRJT टास्क फोर्स ध्यान में रखनी थी। ठीक है, चलो, तो ये इतने ही टॉपिक थे हमारे आज जून पार्ट 2 के। इसी के साथ हम लोगों ने जून पार्ट 2 को पूरा ख़त्म कर दिया है और जून का जो कंपाइलेशन है उसको भी फिनिश कर दिया गया है, क्योंकि इसमें जो ड्यू टू लॉकडाउन जो है काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स या फिर ज़्यादा इश्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं थे, इसीलिए इसमें हल्के से टॉपिक कम है। ठीक है, कई बच्चे कह रहे हैं कि भाई टॉपिक कम करवाए हैं, क्योंकि देखो दिस इज़ नॉट अबाउट द क्वांटिटी कि कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, हमने एक टॉपिक को कितने गहराई से किया है, कितना डेप्थ में किया है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक टॉपिक में से आपके कई सारे टॉपिक्स निकलते हैं जो हम लोगों ने भी रिसेंट डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आप इस हिसाब से चिंता ना करें कि भाई आपको कम करवाया जा रहा है, दिस इज़ मोर देन सफिशेंट। अगर आप चाहते हो कि आप और पढ़ोगे, तो अगर और पढ़ना चाहते हो आप, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप ना ये जो टॉपिक हम लोगों ने किए हैं उनको और डेप्थ में पढ़ लो, लेकिन एक्स्ट्रा नंबर ऑफ टॉपिक्स आप ढूंढोगे कि भाई मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, तो उस चीज़ में क्या टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और जो चीज़ें वो याद भी नहीं रहेंगी। तो कम से कम जो चीज़ें याद रह सकती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैंने आप लोगों को करवा दी हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो यू कैन रीड एनी टाइम यार, है ना। पढ़ने पे तो कोई रोक नहीं है कि भाई इतना ही सफिशिएंट है, दैट इज़ नेवर सफिशिएंट। तो अगर आप चाहते हो कि और पढ़ना है तो आप इन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा सा डेप्थ में और पढ़ सकते हो फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, बाकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दीज आर द मोर देन सफिशिएंट। इसकी रिवीजन करोगे पेपर से पहले तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं पूरे 12 महीने के, पूरे साल में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कर लिए हैं, तो उन टॉपिक्स में से चीज़ें पूछी ही जाती हैं। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। मेरी तरफ से थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। कोई डाउट होगा तो बताना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।